हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ साइंस ट्यूटोरियल्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, पौधों में परिवहन के थर्ड लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? टर्गर प्रेशर के बारे में। ठीक है, लास्ट लेक्चर तक अगर आपने देखा होगा तो डेफिनेटली ये लेक्चर आपको समझ तभी आएगा जब पिछला लेक्चर आपने देखा है ना? क्योंकि ये जो चैप्टर है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा है, इसीलिए इसके जो लेक्चर है वो एक घंटे से ज्यादा के बन रहे हैं। अभी का जो लेक्चर है ये वाला थर्ड लेक्चर, वो भी 1 घंटे से ज्यादा तो जाएगा ही जाएगा, है ना? कोशिश करेंगे कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि हमको टाइम मैटर नहीं करता कि कितना बड़ा हो रहा है लेक्चर। मैटर ये करता है कि आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल है, अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो डेफिनेटली आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, टर्गर प्रेशर, पिछले लेक्चर्स में हमने ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह की बात कर ली है, प्लाज्मोलिसिस की बात कर ली है, और ऑस्मोसिस, वाटर पोटेंशियल, फिर आपके प्लांट वाटर रिलेशनशिप, ये सब पूरा हम लोग देख चुके हैं। आज बात करेंगे टर्गर प्रेशर की बात करेंगे। ठीक है, क्या होता है टर्गर प्रेशर? तो देखो होता क्या है, यहां पर जो भी चीजें लिखी गई है उसको मैं डायग्राम के थ्रू आपको डिक्टेट करते जाऊंगा। जब किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो वाटर सेल के अंदर डिफ्यूज हो जाता है। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन, ठीक है, एक ऐसा सॉल्यूशन जैसे कि मैं यहां पर एक क्या बना देता हूं, कंटेनर बना देता हूं। ठीक है ना? अब ये एक कंटेनर जिसके अंदर मैंने क्या रख दिया, एक सेल रख दिया। ठीक, एक क्या रख दिया मैंने, एक सेल रख दिया। ठीक है, एक मैंने सेल रख दिया। अब इस सेल में होगा क्या, ये इसका बाहर का सेल वॉल मान लो। ठीक है जी, है ना? अब होगा क्या, अगर ये सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक मतलब क्या कि इस सॉल्यूशन का जो सांद्रता है वो इतनी है कि सेल के अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इस सॉल्यूशन से ज्यादा है। ठीक है, नहीं समझ आया? मतलब यहां पर जो भी सॉल्यूशन है ये लेस कॉन्सेंट्रेटेड है ना? मतलब इसमें पानी ज्यादा है। ठीक है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है। वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम। तो मतलब ये एकदम पतला तरल पदार्थ है ना? एकदम ज्यादा मतलब पतला है। और इसके कंपेयर में अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म कैसा है, गाढ़ा है, मोर कॉन्सेंट्रेटेड। तो वहां पर पानी कम है ना? मतलब यहां पर वाटर पोटेंशियल, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अंदर में जो है ना, अंदर में, अंदर सेल के अंदर का जो वाटर पोटेंशियल है, सेल के अंदर का वाटर पोटेंशियल कैसा है, कम है। और सेल के बाहर ये जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है इसमें वाटर पोटेंशियल कैसा है, ज्यादा है। तो ज्यादा वाटर पोटेंशियल से कम वाटर पोटेंशियल की ओर क्या करता है, पानी मूव करता है। तो पानी कहां से कहां जाएगा, बाहर से अंदर जाएगा। ठीक है, बाहर से अंदर जाएगा। यही बोला जा रहा है इस पहले लाइन में। जब सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, हाइपोटोनिक मतलब कि जिसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, कम है, मतलब कि वो सॉल्यूशन जो है एकदम फीका है, पानी पानी सा है ना? तो ऐसे सॉल्यूशन में रखा जाता है तो वाटर सेल के अंदर डिफ्यूज हो जाता है। मतलब देखो यहां पर वाटर जो है सेल के अंदर जा रहा है। ठीक है, H2O जो है सेल के अंदर जा रहा है ना? H2O सेल के अंदर जा रहा है। इससे प्रोटोप्लास्ट सेल वॉल के अगेंस्ट एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनाता है। ठीक है, मतलब यहां पर सेल के अंदर अब पानी घुस रहा है ना, तो क्या होगा पता है, ये जो सेल के अंदर जो भी पानी जा रहा है, इंटर कर रहा है, ये पानी अंदर ज्यादा होगा। और अब अंदर पानी ज्यादा हो रहा है तो इससे क्या हो रहा है पता है, ये जो सेल वॉल है ना, इस पर एक प्रेशर लगेगा। भाई अंदर का जो वॉल्यूम जितना था उसके अकॉर्डिंग पानी ज्यादा भर रहा है, तो एक प्रेशर लगेगा इस दीवार पे। और इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर बोलते हैं। मतलब बाहर से पानी अंदर जाते गया और अंदर पानी की मात्रा बढ़ गई, जिसकी वजह से दीवार पर एक प्रेशर लगा। ठीक है, और यही क्या है, टर्गर प्रेशर है। क्या है ये, टर्गर प्रेशर कहलाता है। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा पता है, ये जो सेल है वो और फूल जाएगा। भाई पहले जितना भी था फ्लैसिड था ये पहले, ठीक है, फ्लैसिड मतलब नॉर्मल अवस्था में, लेकिन जब पानी अंदर गया तो ये सेल और फूल जाएगा, और उसी फूली हुई अवस्था को क्या बोलते हैं, टर्जिड सेल बोलते हैं। ठीक है, मतलब सेल जो है पूरा स्वेल हो चुका है। ठीक है, तो टर्जिड प्रोटोप्लास्ट के खिलाफ सेल वॉल द्वारा लगाया गया प्रेशर वॉल प्रेशर कहलाता है। अब भाई यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो पानी है वो, या प्रोटोप्लास्ट जो है वो क्या कर रहा है, सेल वॉल पर क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। इसको टर्गर प्रेशर बोलते हैं। लेकिन अब उसके अगेंस्ट ये जो कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, वो भी तो प्रेशर लगाएगा। ठीक है, ताकि सेल फूटे ना, बर्स्ट ना हो।
तो ये जो अगेंस्ट प्रेशर लगाया जा रहा है, टर्गर प्रेशर के अपोजिट कोशिका के वॉल द्वारा, सेल के वॉल द्वारा अगेंस्ट प्रेशर लगाया जा रहा है, अपोजिट प्रेशर लगाया जा रहा है, ये क्या कहलाता है? वॉल प्रेशर कहलाता है, भित्ति दबाव कहलाता है। इसलिए एक टर्जिट सेल के लिए टर्गर प्रेशर बराबर वॉल प्रेशर। ठीक है, इस डायग्राम से देखो, ये डायग्राम मजा नहीं आ रहा है, इसमें देखो, ये एलन का है। ठीक है, टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर, यहां का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा था, जिसकी वजह से पानी बाहर से अंदर आएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है? पानी को बुलाता है, खींचता है, वह प्रेशर जिसकी वजह से पानी अट्रैक्ट होता है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब वो सॉल्यूट प्रेशर के इक्वल होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जितना ज्यादा सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा। तो ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पानी को बुलाने की क्षमता ज्यादा। तो उस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से पानी अंदर आया, बाहर कॉन्सेंट्रेटेड मतलब बाहर पानी ज्यादा था और अंदर पानी कम है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर अंदर का ज्यादा है। तो पानी अंदर आया, जिसकी वजह से टर्गर प्रेशर लगा दीवार पर। ठीक है, कौन सा प्रेशर? टर्गर प्रेशर लगा। और इस टर्गर प्रेशर के अगेंस्ट अब भाई दीवार भी क्या करेगा, वॉल भी क्या करेगा? अगेंस्ट प्रेशर लगाएगा, ताकि ये जो वॉल है वो बस्ट ना हो, फूटे ना। ठीक है, और इसी को ही वॉल प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, सैप मतलब क्या? वाटर प्लस मिनरल्स, उसको सैप कहा जाता है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये सेल वॉल। ठीक, यहां पर भी सेम डायग्राम है, कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं है। ठीक, अब देखो, हाँ देखो, यहां से समझना, ध्यान से समझेंगे, सारी चीजें आपको आराम से समझ आ जाएंगी, है ना, एकदम प्यार से समझेंगे। देखो क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखना। ठीक है, सम फैक्ट्स अबाउट टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर से संबंधित कुछ तथ्य। टर्गर प्रेशर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल मतलब क्या? सेंटर से बाहर की ओर, सेंटर से बाहर की ओर। देखो भाई, सेंटर से बाहर की ओर लग रहा है ना प्रेशर, तो सेंट्रीफ्यूगल मतलब क्या? फ्रॉम सेंटर टू आउटर। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल मतलब सेंटर से बाहर की ओर लगाया गया फोर्स है। टर्गर प्रेशर का हाईएस्ट वैल्यू एक फुल्ली टर्जिट सेल में पाया जाता है और यह सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब याद रखेंगे, टर्गर प्रेशर की हाईएस्ट वैल्यू हम कब देख पाते हैं? जब कोई सेल एकदम ज्यादा फुल्ली टर्जिट है, मतलब सेल एकदम ज्यादा फूल चुका है, उससे ज्यादा वो और नहीं फूल सकता, और फूलेगा तो फूट सकता है। ठीक है, उस समय जो लगाया गया प्रेशर है ना दीवार पर, वही टर्गर प्रेशर हाईएस्ट होता है। और याद रखना, और यह सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होता है, मतलब बाहर से जितना प्रेशर लग रहा है उतना ही अंदर से प्रेशर लगेगा। ठीक है, टर्गर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब वही कि भाई पानी को बुलाने की क्षमता। ठीक है, तो बाहर से जितना प्रेशर लगाया जाता है उसी के बराबर टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर और टर्गर प्रेशर हमेशा बराबर होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मतलब जितना प्रेशर सेल अंदर से बाहर लगा रहा है उतना प्रेशर वॉल जो है अंदर की ओर लगाएगा, तभी तो सेल फूटेगा नहीं ना, नहीं तो एक भी ज्यादा हुआ तो सेल फूट सकता है। भाई टर्गर प्रेशर ज्यादा हो गया तो सेल फूट सकता है ना, अंदर से बाहर की ओर प्रेशर ज्यादा लगेगा तो सेल फूट सकता है, बस्ट हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। इसीलिए जितना प्रेशर टर्गर प्रेशर लगाता है उतना ही प्रेशर वॉल प्रेशर लगता है, दीवार के द्वारा उतना ही प्रेशर लगाया जाता है, तभी ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं और सेल फूटता नहीं है। ठीक है, लेकिन एकदम फुल्ली टर्जिड अवस्था में रहता है सेल। प्लाज्मोलाइज्ड सेल के लिए टर्गर प्रेशर की वैल्यू नेगेटिव होती है, जबकि फ्लैसिड सेल के लिए 0 मानी जाती है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को समझो, एक ऐसा सेल जो कि सिकुड़ चुका है। अब देखो, हमने कहा कि एक सेल वॉल है, ठीक है, और ये है उसका सेल मेम्ब्रेन। ठीक, अब भाई सेल के साइटोप्लाज्म द्वारा लगाया गया, दीवार पर लगाया गया जो प्रेशर है वो क्या है? टर्गर प्रेशर है। ये कब लगाया जाएगा? जब बाहर से पानी इंटर कर रहा है, तभी तो भाई अंदर ज्यादा हो रहा है ना पानी, अंदर प्रोटोप्लाज्म ज्यादा हो जा रहा है, तभी तो वॉल में प्रेशर लगाया जाएगा, है ना। तो ये कब लगाया जाता है? जब पानी बाहर से अंदर आता है। लेकिन ऐसे अवस्था में जब पानी अंदर से बाहर, बाहर से अंदर कहीं नहीं जा रहा है, उस समय तो टर्गर प्रेशर 0 रहेगा ना। फ्लैसिड अवस्था को क्या बोलते हैं? फ्लैसिड। फ्लैसिड अवस्था में क्या होता है? न ही पानी अंदर से बाहर और न ही पानी बाहर से अंदर हो रहा है, मतलब कोई भी चीज अंदर बाहर नहीं हो रहा है, मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। तो उस अवस्था में टर्गर प्रेशर जो है क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, क्योंकि अंदर से बाहर कोई प्रेशर नहीं लगाया जाएगा, अंदर से बाहर कोई प्रेशर नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाहर से अंदर कुछ चीज जा ही नहीं रहा है तो प्रेशर कहां से डेवलप होगा?
ठीक है। और वही अगर हम बात करते हैं एक ऐसा एक ऐसा सेल जो कि सिकुड़ चुका है, मतलब उसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो एकदम सिकुड़ चुका है। तो सिकुड़ चुका है मतलब क्या, टर्गर प्रेशर 0 से भी कम हो गया है। देखो यहां पर टर्गर प्रेशर फ्लैसिड अवस्था में 0 रहता है, लेकिन पॉजिटिव कब होता है, जब टर्गर प्रेशर लगाया जाता है अंदर से बाहर की ओर। लेकिन अभी क्या हो पता है, बाहर से अंदर चले गया है सेल, मतलब सिकुड़ चुका है, तो अपोजिट हो गया। और अपोजिट हो गया इसका मतलब यहां पर टर्गर प्रेशर जो है कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, नेगेटिव हो गया, क्योंकि जब अंदर से बाहर हो रहा था प्रेशर तो टर्गर प्रेशर ज्यादा था, मैक्सिमम था, मतलब पॉजिटिव था। और जब प्रेशर लग ही नहीं रहा था तो उस समय 0 फ्लैसिड अवस्था में। लेकिन प्लाज्मोलाइज्ड सेल मतलब जो सेल सिकुड़ चुका है उसके केस में टर्गर प्रेशर बाहर की ओर तो लग ही नहीं रहा है, लेकिन उसके और अपोजिट हो गया है ना, प्रोटोप्लाज्म एकदम ही कम हो गया है। तो उस केस में टर्गर प्रेशर कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है। ठीक है, कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है। ठीक है, ये लो नेगेटिव, है ना। ये बात आपको समझ आ गया होगा। नाउ टर्गर प्रेशर किसी फ्री सॉल्यूशन जैसे कि एक वेसल में रखा सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। बिल्कुल भाई, टर्गर प्रेशर तो सेल के लिए ही एप्लीकेबल रहेगा ना, किसी सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि भाई टर्गर प्रेशर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कोई सॉल्यूशन अंदर गया और वॉल पर लगाया गया प्रेशर ही टर्गर प्रेशर कहलाता है। अब किसी भी सॉल्यूशन में थोड़ी टर्गर प्रेशर का कॉन्सेप्ट लगेगा, है ना। यह केवल ऑस्मोटिक सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है, मतलब कि सेल की बात की जा रही है, ऐसा सेल जिसमें ऑस्मोसिस हो रहा है, तभी टर्गर प्रेशर का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, ऐसे सिस्टम जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा सीमित या डेलिमिटेटेड होते हैं, मतलब सेल की ही बात की जा रही है, सेल में ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और उसी में ही ऑस्मोसिस होता है। ठीक है, ये रहा, मतलब जहां पर भी ऑस्मोसिस हो रहा है वहां पर टर्गर प्रेशर का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक, नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर के क्या क्या सिग्निफिकेंस है, तो देखो सेल की शेप को बनाए रखना, बिल्कुल टर्गर प्रेशर क्या करता है, बाहर से अंदर की ओर प्रेशर लगा रहा है, मतलब सेल का शेप अपने नॉर्मल शेप में रहेगा। सेल की इनलार्जमेंट, सेल को बड़ा करने में, और एक्सटेंशन ग्रोथ, मतलब सेल के ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखना, एक फ्लैसिड सेल का जो प्रेशर पोटेंशियल है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, एक फ्लैसिड सेल, अभी हमने यहां पर बात किया, देखो ये फ्लैसिड सेल, इसका टर्गर प्रेशर क्या है, 0 है, प्रेशर पोटेंशियल 0 है। प्लांट के अलावा किन ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल पाई जाती है, एकदम आसान है, बैक्टीरिया में पाया जाता है, और कुछ प्रोटिस्ट और फंजाई में भी पाया जाता है। ठीक है, फिर जब प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लांट को रखा जाता है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एकदम फीका सॉल्यूशन है, तो पानी उसमें ज्यादा है, तो पानी बाहर से अंदर जाएगा, मतलब वाटर सेल के अंदर डिफ्यूज हो जाता है और सेल टर्जिड बन जाता है, सेल फूल जाता है। ठीक है, और सेल वॉल की रिजिडिटी के कारण सेल रप्चर नहीं होगा। ठीक है, अब भाई सेल वॉल है प्लांट में, तो सेल वॉल है जिसकी वजह से सेल रप्चर तो नहीं होगा, ब्लास्ट तो नहीं होगा, फूटेगा तो नहीं, लेकिन सेल जरूर टर्जिड हो जाएगा, मतलब फूल जाएगा। जब आरबीसी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो पानी अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आरबीसी बस्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता। आरबीसी क्या है, रेड ब्लड सेल, और एनिमल सेल में याद रखना कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, सेल वॉल नहीं पाई जाती। ठीक है, नाउ डीपीडी, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, मतलब डिफ्यूजन प्रेशर में आई कमी को ही डीपीडी कहा जाता है। डिफ्यूजन प्रेशर में आई कमी को डीपीडी कहा जाता है। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं, डिफ्यूजन प्रेशर प्रेशर में, डिफ्यूजन प्रेशर में आई कमी को ही क्या कहा जाता है, डीपीडी कहा जाता है। डीपीडी, डीपीडी कहा जाता है। डिफ्यूजन प्रेशर में आई कमी को डीपीडी कहा जाता है। डीपीडी किसी सिस्टम के डिफ्यूजन प्रेशर में वह डिक्रीज है, वह कमी है जो सॉल्यूट पार्टिकल्स के एडिशन के कारण होता है। मतलब कि किसी सेल में या कोई सॉल्यूशन है जिसमें हम अभी इसका डीपीडी ज्यादा है, मतलब कम है, लेकिन इसमें जब हम सॉल्यूट पार्टिकल डालते हैं तो इसमें डीपीडी क्या होगा, बढ़ेगा, इसका डीपीडी डीपीडी बढ़ेगा। क्यों पता है, क्योंकि देखो अब ध्यान से समझेंगे। ठीक है,
ये एक कंटेनर, इसमें अभी सिर्फ प्योर वाटर है। क्या है? प्योर वाटर है। अब इस प्योर वाटर में जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो एकदम फ्रीली इधर उधर मूव कर पाएंगे, है ना, कहीं भी फ्रीली मूव कर पाएंगे। तो यहां पर ये जो प्योर वाटर है उनके मॉलिक्यूल आपस में कहीं भी डिफ्यूज हो जा रहे हैं, एकदम 100% डिफ्यूजन हो रहा है यहां पर, ठीक है, क्योंकि यहां पर और कोई एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल नहीं है जो इन वाटर के मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब कर सके। तो क्या यहां पर डीपीडी कैसा है? यहां पर डीपीडी 0 है, ठीक है, क्योंकि ये प्योर वाटर है और प्योर वाटर में कोई भी सॉल्यूट नहीं है। लेकिन अगर इसमें हम कोई सॉल्यूट मिला देते हैं, अगर इसमें हम कोई सॉल्यूट मिला देते हैं, जैसे कि हमने इसमें नमक मिला दिया, तो नमक मिलाने से क्या अब वाटर के मॉलिक्यूल उन नमक से रिएक्ट करेंगे, नमक के मॉलिक्यूल से NaCl से रिएक्ट करेंगे, तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल बचेगा कि नहीं? अब नहीं बचेगा, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा अच्छे से मूव नहीं कर पाएंगे। मतलब यहां पर सॉल्यूट पोटेंशियल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ा मतलब डिफ्यूजन अच्छे से नहीं होगा, ठीक है, क्या नहीं होगा? अच्छे से डिफ्यूजन अच्छे से नहीं होगा। तो जितना डिफ्यूजन में गिरावट आया वही क्या है? डीपीडी है। मतलब इस प्योर वाटर में अब ये प्योर नहीं रहा, क्यों? क्योंकि इसमें सॉल्यूट मिला दिए, नमक मिला दिए, ठीक है। तो पहले वो जितने अच्छे से डिफ्यूज हो पा रहा था, अब उसके डिफ्यूजन में कमी आ गई है, अब वो ज्यादा अच्छे से डिफ्यूज नहीं हो पाएगा। तो डिफ्यूजन में आई इस कमी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है। डीपीडी किसी सिस्टम के डिफ्यूजन प्रेशर में आई कमी है जो सॉल्यूट पार्टिकल के एडिशन के कारण होता है। डीपीडी को सक्शन प्रेशर या चूषक दबाव भी, आई थिंक हिंदी में यही बोला जाता है, सक्शन प्रेशर भी कहा जाता है, ठीक है। डीपीडी सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब वही यहां पर हमने हमने यहां पर सॉल्यूट पोटेंशियल को बढ़ाया, जिसकी वजह से यहां पर डीपीडी मतलब डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट भी बढ़ा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और डिफ्यूजन का अपोजिट होता है, डिफ्यूजन का अपोजिट होता है डीपीडी, ठीक है। डिफ्यूजन का अपोजिट होता है डीपीडी, मतलब कि अगर डीपीडी बढ़ रहा है मतलब कि वहां पर डिफ्यूजन कम होगा, ठीक है, वाटर का। नाउ इसलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जितनी ग्रेटर होगी डीपीडी उतना ही हायर होगा। मतलब जितना ज्यादा हम सॉल्यूट मिलाते जाएंगे वहां पर डिफ्यूजन उतना कम होगा और डीपीडी उतना ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। डीपीडी बढ़ेगा ना भाई, क्योंकि डीपीडी क्या है? डिफ्यूजन में आई गिरावट ही डीपीडी है। तो सॉल्यूट मिला रहे हैं, डिफ्यूजन में गिरावट आ रही है, और जितनी गिरावट आ रही है उतना ज्यादा डीपीडी बढ़ रहा है, ठीक है। डीपीडी एक सेल में वाटर की डिमांड को दिखाता है, मतलब जितना ज्यादा डीपीडी रहेगा उतना ज्यादा वाटर की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा वाटर है मतलब उसमें डिफ्यूजन अच्छे से हो रहा है, लेकिन वाटर की कमी हुई, सॉल्यूट मिला है तो वाटर की कमी हुई, तो मतलब डीपीडी बढ़ा। तो डीपीडी और वाटर एक दूसरे के अपोजिट है, इक्वल है। मतलब जितना ज्यादा डीपीडी उतना ज्यादा वाटर का डिमांड, ठीक है, मतलब उतनी ज्यादा वाटर की कमी हुई है ना, अपोजिट ही बोलेंगे इसको। जितना ज्यादा डीपीडी की वैल्यू उतनी ज्यादा वाटर की कमी है जिसको भरना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा डीपीडी बढ़ रहा है उतना ज्यादा हमको वाटर डालना पड़ेगा, या वाटर का डिमांड बढ़ रहा है, ऐसा, ठीक है। तो डीपीडी एक सेल में वाटर की डिमांड को दिखाता है, जितना ज्यादा डीपीडी किसी सेल का उतना ज्यादा उसमें वाटर चाहिए रहेगा, ठीक है। वाटर हमेशा रीजन ऑफ लोअर डीपीडी से रीजन ऑफ हायर डीपीडी की ओर मूव करता है, ठीक है। तो मतलब कि कोई सिस्टम है ना, ये सिस्टम और ये दो सिस्टम, दोनों मतलब सेल बोल देते हैं, ठीक है, सिस्टम नहीं बोलते, सेल बोल देते हैं, ठीक है। ये एक सेल और ये एक सेल, ठीक है। तो होगा क्या यहां पर? इसमें अभी ये प्योर वाटर है, ठीक, क्या ये प्योर वाटर, और ये प्योर वाटर नहीं है, मतलब कि NaCl सॉल्यूशन है। तो मतलब यहां पर पानी ज्यादा है, सिर्फ पानी ही पानी है, तो जितना ज्यादा पानी उतना डीपीडी कम, ठीक है। तो यहां पर प्योर वाटर की डीपीडी तो जीरो होती है, ठीक है। प्योर वाटर की डीपीडी 0 है, ठीक है। लेकिन अब NaCl है तो इसका डीपीडी कुछ तो रहेगा, मान के चलो। अब NaCl सॉल्यूशन है ना ये, तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल एकदम फ्री नहीं है, इसमें डिफ्यूजन कम हो रहा है, ठीक है।
तो याद रखना, इधर पानी ज्यादा है, वाटर ज्यादा है, और इधर वाटर कम है। ठीक है, पोटेंशियल ही लिख देते हैं, वाटर पोटेंशियल इधर कम है, सॉरी कलर चेंज करते हैं, इधर वाटर पोटेंशियल कम है क्योंकि सॉल्यूशन है ये, और इधर वाटर पोटेंशियल ज्यादा है क्योंकि पानी है, ये प्योर वाटर है, तो सिर्फ पानी ही पानी है। ठीक है, अब सिर्फ पानी पानी है तो यहां पर डीपीडी 0 होगा, क्योंकि यहां पर फ्रीली क्या हो जा रहा है, पानी मूव कर पा रहा है, डिफ्यूजन एकदम हाईएस्ट है। ठीक है, तो डीपीडी यहां पर क्या है, 0 है। डिफ्यूजन में आई गिरावट को ही डीपीडी बोलते हैं, तो यहां पर डिफ्यूजन में कोई गिरावट नहीं है, लेकिन यहां पर जब पानी में NaCl को मिलाया है तो इसके डिफ्यूजन में गिरावट आ गई क्योंकि सॉल्यूट मिला दिए। ठीक है, तो यहां पर सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, और यहां पर सॉल्यूट पोटेंशियल कम है क्योंकि 0 है भाई, सॉल्यूट है ही नहीं इसमें, और इसमें सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, या सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अब यहां पर पानी में गिरावट आई है जिसकी वजह से यहां पर डीपीडी कुछ तो रहेगा, ज्यादा है लिख देते हैं। तो यहां पर हम जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं ना कि वाटर हमेशा रीजन ऑफ लोअर डीपीडी से रीजन ऑफ हायर डीपीडी की ओर मूव करता है, मतलब कि इस वाले का डीपीडी कैसा है, 0 है, 0, और इस वाले का डीपीडी ज्यादा है, तो पानी कहां से कहां, कम से ज्यादा की ओर मूव करेगा। ये हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई यहां पर पानी बहुत ज्यादा है, यहां पर पानी कैसा है, बहुत ज्यादा है, और यहां पर पानी कम है, क्योंकि ये एक सॉल्यूशन बन चुका है, तो पानी हमको पता है ज्यादा से कम की ओर जाएगा, है ना, पानी ज्यादा से कम की ओर जाता है। और यही यहां पर ये भी हम देख पा रहे हैं कि कम डीपीडी से ज्यादा डीपीडी की ओर, ये जस्ट अपोजिट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है ना कि डीपीडी ज्यादा होने से क्या, पानी कम है कि ज्यादा है, तो जिसका डीपीडी ज्यादा उसमें पानी कम, और जिसका डीपीडी कम उसमें पानी ज्यादा है। तो कम डीपीडी से ज्यादा डीपीडी की ओर पानी मूव करता है। यहां पर हम देख पाए हैं कि भाई यहां पर डीपीडी 0 है और यहां पर डीपीडी ज्यादा है, तो कम डीपीडी से ज्यादा डीपीडी की ओर पानी जा रहा है क्योंकि यहां पर पानी ज्यादा है और डीपीडी पानी इधर कम है। ठीक है, सॉल्यूट, अब देखो डीपीडी जो है ना वो सॉल्यूट के इक्वल रहता है, मतलब जितना ज्यादा सॉल्यूट को बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा डीपीडी बढ़ते जाएगा, और यहां पर सॉल्यूट कम है तो उतना ही डीपीडी भी कम है। ठीक है, तो डीपीडी सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन का एक फंक्शन है, याद रखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से समझेंगे, बहुत आसान सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है ना। देखो डीपीडी फॉर फ्री सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन वेसल, अगर वेसल की हम बात करते हैं, सेल की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसी एक पाइप में पानी को ले लिए हैं, तो वहां पर डीपीडी कैसा है, फ्री सॉल्यूशन के लिए टर्गर प्रेशर 0 लिया जाता है क्योंकि वहां पर कोई प्रेशर ही नहीं है ना, तो वहां पर डीपीडी क्या रहेगा पता है, डीपीडी डायरेक्ट ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल रहेगा, क्योंकि हमको एक फॉर्मूला पता है कि डीपीडी इज इक्वल टू क्या होता है, ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। ठीक है, लेकिन अब अगर किसी फ्री सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें टर्गर प्रेशर तो है ही नहीं, टर्गर प्रेशर किसमें होगा, जहां पर मेम्ब्रेन की बात होगी, जहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर की बात होगी, जहां पर सेल की बात होगी, है ना, ऑस्मोसिस जहां पर होगा वहीं पर टर्गर प्रेशर होगा, है ना। लेकिन भाई फ्री सॉल्यूशन एक वेसल में कहां से ऑस्मोसिस होगा, यहां पर तो किसी सेल की बात ही नहीं की है, नहीं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बात की है, तो टर्गर प्रेशर यहां पर 0 रहेगा, कोई प्रेशर नहीं है, तो उस केस में ना टर्गर प्रेशर 0, तो ये वाला 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर सिर्फ डीपीडी इक्वल टू ओपी हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, जितना ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब जितनी पानी की आवश्यकता है ना, ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पानी की आवश्यकता ज्यादा है। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग सॉल्यूट पोटेंशियल या सॉल्यूट प्रेशर के तौर पर भी देखते हैं, जितना ज्यादा सॉल्यूट है उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, पानी की आवश्यकता उतनी ज्यादा। तो किसी भी फ्री सॉल्यूशन में क्या होता है, डीपीडी बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर, जितना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज्यादा डीपीडी। वैसे ही डीपीडी फॉर पार्शियली टर्जिड और नॉर्मल सेल, मतलब एक ऐसा सेल जिसमें थोड़ी बहुत तो टर्गर प्रेशर है, ठीक है, थोड़ा बहुत टर्गर प्रेशर है ना, थोड़ा बहुत टर्गर प्रेशर है, तो उस केस में क्या, नॉर्मल अवस्था में, ये नॉर्मल अवस्था है जिसमें टर्गर प्रेशर एकदम थोड़ा सा ही लग रहा है, तो उस केस में ऑस्मोटिक प्रेशर टर्गर प्रेशर से ग्रेटर होता है, क्योंकि टर्गर प्रेशर बहुत कम लग रहा है ना, बाहर से पानी अभी अंदर बहुत कम आया है जिसकी वजह से प्रेशर थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर तो ज्यादा रहेगा, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर, भाई किसी सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर नॉर्मल अवस्था में हमेशा ज्यादा ही रहता है, ठीक है, क्योंकि सेल के अंदर सिर्फ पानी नहीं भरा है, उसमें मिनरल्स भी है,
उसमें आयंस भी है सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में सिर्फ पानी बस नहीं है ना, उसमें बहुत सारे प्रोटीन, विटामिन, आयन, सब चीज है। तो वहां का हमेशा ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा ही रहता है, क्योंकि वहां पर सॉल्यूट भी है, सॉल्यूट प्रेशर वहां पर कुछ तो रहेगा ही, और वहां पर डीपीडी भी क्या रहता है, हाई रहता है। डीपीडी भी सेल के अंदर, नॉर्मल सेल के अंदर हाई रहता है, ठीक है। लेकिन यहां पर टर्गर प्रेशर अभी 0 है या थोड़ा बहुत है ना। इस केस में ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है और थोड़ा बहुत टर्गर प्रेशर भी है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ना, डीपीडी बताओ, ओपी दे देगा और टीपी दे देगा। ऑस्मोटिक प्रेशर इतना है, टर्गर प्रेशर इतना है, तो डीपीडी कितना होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखेंगे। फिर अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं डीपीडी फॉर फुल्ली टर्जिड सेल, मतलब ऐसा सेल जो खूब सारा पानी ले लिया है अपने अंदर, खूब सारा पानी ले लिया है अपने अंदर और पूरा फूल गया है, एकदम फूल गया है। ठीक है, उस केस में टर्गर प्रेशर कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा ही। ठीक है, लेकिन टर्गर प्रेशर कुछ तो रहेगा। तो इस केस में पता है, जब टर्गर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करता है तब सेल फुल्ली टर्जिड हो जाता है। मतलब यहां पर क्या होगा पता है, टर्गर प्रेशर इतना है जितना ऑस्मोटिक प्रेशर है, मतलब पूरा पानी को अंदर ले लिया है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को टर्गर प्रेशर ने बैलेंस कर दिया है ना। जितना सॉल्यूट था उसके अकॉर्डिंग ऑस्मोटिक प्रेशर भी उतना ही था, बट उसी के अकॉर्डिंग सॉल्यूट ज्यादा था तो बाहर से पानी भी खूब सारा ले लिया, अब सेल पूरा फूल गया है, तो अब पूरा सेल ना बैलेंस हो गया है, उसमें पानी और सॉल्यूट की मात्रा एकदम बराबर हो गई है, बैलेंस हो गया है, टर्गर प्रेशर भी उतना और ऑस्मोटिक प्रेशर भी उतना। तो उस केस में पता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जितना उतना ही टर्गर प्रेशर, उस केस में दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, और कैंसल किए मतलब क्या कि टर्गर जो डीपीडी है वो 0 हो जाता है, मतलब डिमांड क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब पानी और अंदर नहीं जा सकता ऐसा, क्योंकि हमने कहा था ना, जितना ज्यादा डीपीडी उतना पानी अंदर जा सकता है, पानी को बुलाने की क्षमता। लेकिन पानी एकदम ज्यादा अंदर चले गया तो क्या हो गया, टर्जिडिटी बढ़ गई, बैलेंस हो गया, अब पानी की आवश्यकता ही नहीं है, तो डीपीडी 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि ओपी इज इक्वल टू टीपी इस केस में, जब फुल्ली सेल जो है टर्जिड है ना। नाउ डीपीडी फॉर फ्लैसिड सेल, नॉर्मल अवस्था में क्या होगा, टीपी 0 है, तो इस केस में डीपीडी बराबर ओपी। फ्लैसिड सेल में टर्गर प्रेशर 0 है अभी, है ना, फ्लैसिड सेल मतलब आदान प्रदान हो ही नहीं रहा है वाटर का, तो उस केस में टर्गर प्रेशर 0 है, तो टर्गर प्रेशर 0 मतलब डीपीडी बराबर ओपी, सिर्फ डीपीडी ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है, मतलब जितना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा उतना ज्यादा डीपीडी रहेगा, जितना कम ऑस्मोटिक प्रेशर उतना कम डीपीडी। ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट या डीपीडी फॉर प्लाज्मोलाइज्ड सेल, तो प्लाज्मोलाइज्ड सेल में क्या होता है पता है, कोई सेल जो कि सिकुड़ चुका है। ठीक है, ये सेल वॉल और इसका जो ये इस तरीके से सिकुड़ चुका है सेल, तो इस केस में टर्गर प्रेशर पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव रहता था भाई, कुछ तो प्रेशर लगाता था, लेकिन अभी टर्गर प्रेशर नेगेटिव हो गया, क्योंकि हमने बोला था प्लाज्मोलाइज्ड सेल के लिए टर्गर प्रेशर नेगेटिव रहता है। यहां पर मैं अभी आपको दिखाया था, दिखा देता हूं ना, टर्गर दिखा रहा हूं आपको, जस्ट प्लाज्मोलाइज्ड सेल के लिए टर्गर प्रेशर नेगेटिव रहता है। हाँ ये रहा, देखो प्लाज्मोलाइज्ड सेल, सिकुड़े हुए सेल के लिए टर्गर प्रेशर जो है कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है। प्लाज्मोलाइज्ड सेल मतलब जो सेल सिकुड़ चुका है, तो उस केस में क्या प्लाज्मोलाइज्ड सेल के लिए टर्गर प्रेशर की वैल्यू नेगेटिव ली जाती है, क्योंकि टर्गर प्रेशर है ही नहीं। एक तो रहता है 0 जब फ्लैसिड अवस्था में, लेकिन 0 से भी और नीचे चले गया तो नेगेटिव हो गया ना। उस केस में क्या होगा पता है, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी होता है, लेकिन टीपी और माइनस हो गया, माइनस टीपी। ठीक है, तो अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, डीपीडी बराबर ओपी प्लस टीपी, ओपी प्लस टीपी क्या हो गया, डीपीडी बराबर ओपी प्लस टीपी। ठीक है, तो देखो वैल्यू ये आ जाएगा। अब हर एक फॉर्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, हर एक फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी कंडीशन में आपको फॉर्मूला पूछ सकता है, न्यूमेरिकल पूछ सकता है। वैसे तो छत्तीसगढ़ के एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स आते नहीं है, बट सेंट्रल लेवल के केवीएस एनवीएस के एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इम्बिबिशन क्या होता है, इम्बिबिशन आपको मैं बताता हूं एग्जांपल से। आप अपने घर में खिड़की को, विंडो, लकड़ी वाले जो दरवाजे होते हैं ना, लकड़ी वाले विंडोज, उन सबको देखते होंगे। जब नमी का दिन आता है, मतलब बारिश वारिश का दिन आता है, तो वो जो दरवाजे हैं वो फूल जाते हैं, और फिर दरवाजा लगने में बहुत परेशानी आती है, मतलब लगाने में बहुत परेशानी आती है, मतलब एकदम फूल जाता है ना, तो
जो चौखट रहता है उसमें एकदम फिट हो जाता है और ज्यादा ही फूल जाए रहता है, तो लगता नहीं है दरवाजा अच्छे से। क्यों? क्योंकि उस दरवाजे ने, लकड़ी ने क्या एब्जॉर्ब कर लिया? नमी को एब्जॉर्ब कर लिया है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है वो। आसपास जो वातावरण में नमी रहती है, बारिश के दिनों में नमी रहती है ना, बारिश के दिनों में नमी रहती है, उस केस में वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है वो वुड, और बाकी दिनों में नहीं करता। तो यही क्या है? इम्बिशन, है ना, इम्बिबिशन, इम्बाइबिशन भी बोल सकते हो, इम्बिबिशन भी बोल सकते हो। मतलब कि लकड़ियों के द्वारा या कभी कभी पत्थरों के द्वारा भी ये चीज होता है, लकड़ियों के द्वारा, पत्थरों के द्वारा पानी को नमी वाले दिनों में एब्जॉर्ब करके अपने साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेना, यही क्या है? इम्बिबिशन। ठीक है, ये डिफ्यूजन का एक स्पेशल टाइप है। मतलब डिफ्यूजन ही तो हो रहा है, नमी बढ़ी वातावरण में तो पानी का प्रेशर ज्यादा बढ़ा, तो उस केस में क्या, लकड़ी के अंदर पानी का प्रेशर एकदम कम है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गया ना, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर गया पानी। ठीक है, तो डिफ्यूजन ही तो हो रहा है। यह तब होता है जब वाटर सॉलिड्स हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। हाइड्रोफिलिक कोलॉइड मतलब ऐसा कोई ठोस पदार्थ जो कि पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, ऐसा कोई ठोस पदार्थ जो क्या कर सकता है? जो पानी को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता, ऐसा कोई ठोस पदार्थ जो पानी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो उस प्रकार के ठोस पदार्थ को हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स बोलते हैं। तो ये क्या कर लेते हैं? पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या होता है? इम्बिबिशन का वॉल्यूम बहुत अधिक बढ़ जाता है। इम्बिबिशन नहीं, इम्बिबेंट। इम्बिबेंट मतलब जिस सॉलिड ने वाटर को एब्जॉर्ब करा है, जिस सॉलिड ने वाटर को एब्जॉर्ब करा है उसे हम बोलते हैं इम्बिबेंट, जिसके द्वारा एब्जॉर्ब किया गया। तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया? बहुत अधिक बढ़ गया, है ना। दरवाजे का वॉल्यूम बढ़ जाता है ठंड के बारिश के दिनों में, क्योंकि उसने वाटर को एब्जॉर्ब करा। तो दरवाजा क्या है यहाँ पर? लकड़ी क्या है यहाँ पर? इम्बिबेंट है। ठीक है, और इम्बिबेंट द्वारा एक्सर्टेड प्रेशर को इम्बिबिशन प्रेशर कहा जाता है। अब उस दरवाजे में ना एक प्रेशर लगेगा, उस दरवाजे के सेल्स में एक प्रेशर लगेगा, जिसकी वजह से वो दरवाजा फूल जाता है। फूल क्यों रहा है? क्योंकि अंदर पानी गया तो प्रेशर लगा ना, कुछ तो प्रेशर लगा अंदर से बाहर की ओर, जिसकी वजह से दरवाजा फूल गया। और यही प्रेशर क्या कहलाता है? इम्बिबिशन प्रेशर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? इम्बिबिशन प्रेशर कहलाता है। प्री रिक्विजिट फॉर सक्सेसफुल इम्बिबिशन, मतलब एक इम्बिबिशन होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए। ठीक है, तो एब्जॉर्बेंट और इम्बिबेड, है ना, इम्बिबेड लिक्विड के बीच वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट होना चाहिए। मतलब लकड़ी जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करेगा उसके बीच और जिसको एब्जॉर्ब किया जा रहा है उसके बीच कुछ रिलेशन होना चाहिए। मतलब कि बेसिकली लकड़ी के पास वो क्षमता होनी चाहिए कि वाटर को वो एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, वाटर पोटेंशियल होना चाहिए बेसिकली, कि भाई बाहर वातावरण में, इन्वायरमेंट में वाटर पोटेंशियल, मतलब बारिश के दिनों में नमी बढ़ती है तो वाटर पोटेंशियल बाहर बढ़ा, और वुड में जो लकड़ी है हमारा दरवाजा, उसके अंदर वाटर पोटेंशियल बाहर इन्वायरमेंट में बढ़ा और लकड़ी के अंदर वाटर पोटेंशियल जो है वो घटा। तो ये जो ग्रेडियंट बना ना वाटर पोटेंशियल का, यही पानी को यहां से यहां ले जाता है। कहां से कहां? इन्वायरमेंट से वुड में। ठीक है, पहला। दूसरा क्या? एब्जॉर्बेंट और लिक्विड के बीच एफिनिटी का होना आवश्यक है। मतलब भाई ये लकड़ी जो है पानी को एब्जॉर्ब तो करेगा और उसके बीच फिर रिलेशन होना चाहिए। लकड़ी पानी को अपनी ओर खींचने की उसकी क्षमता होनी चाहिए, और दूसरा की दोनों के बीच में साथ साथ रहने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब हाइड्रोफिलिक होना चाहिए लकड़ी। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से दूर जाने की क्षमता, हाइड्रोफिलिक मतलब पानी को पास बुलाने की क्षमता। तो ये दोनों के बीच में दोस्ती होनी चाहिए बेसिकली, पानी और उस लकड़ी के बीच में। ठीक है, मतलब एब्जॉर्बेंट मतलब वो लकड़ी जो पानी को एब्जॉर्ब करेगा, और लिक्विड पानी की बात की जा रही है ना, तो दोनों के बीच में दोस्ती होनी चाहिए। ठीक, नाउ अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो यहां पर ड्राई सीड द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन किया जाता है ना, सूखे बीजों के द्वारा पानी को अवशोषित कर लिया जाता है ना। तो जब भी आप देखते होंगे कुछ भी ऐसा चीज, चना वगैरह हो गया, चना हो गया, या मुर्रा, जानते हो मुर्रा, है ना, कोई भी चीज जो आप खाते हो, जब तक वो पैकेट में रहता है एकदम ठोस बढ़िया रहता है, लेकिन जब उसको आप बाहर निकालते हो और बारिश के दिनों में तो वो सिलिया जाता है ना, छत्तीसगढ़ी मौसार हो गया बोलते हैं, क्या कुछ तो बोलते हैं ऐसा, है ना। मतलब
पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से अब वो क्रंची नहीं है। जैसे आप कुछ भी चना उना खा रहे हो, है ना, थोड़ा सा बाहर रख दो इन्वायरमेंट में, मतलब डब्बे में भरोगे तो बिल्कुल उसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होगा पानी का, लेकिन डब्बे से बाहर रख दो, और बारिश के दिनों में तो खासकर एकदम जल्दी ही बिस्किट वगैरह जो है क्या हो जाता है, नरम हो जाता है ना, क्रंचीनेस चला जाता है। क्यों? क्योंकि पानी को उसने एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है, तो ये एक इम्बिबिशन, वही इम्बिबिशन है। देखो हम लोग ना डेली लाइफ में सारी चीजों को देखते हैं, बट जब पढ़ते हैं और रिलेट करते हैं ना तो मजा आता है इस चीज को पढ़ के। अब जब भी घर में बोलना ये चीज है ना आपकी मम्मी को, अपनी मम्मी को, कि भाई मम्मी कभी भी बिस्किट खा रही है, तो एक पैकेट बिस्किट उन्होंने क्या करा, पैकेट निकाला और बिस्किट खाने लगे। फिर उसके बाद जब आधा बिस्किट बच जाएगा तो मम्मी को बोला, मम्मी बिस्किट को डब्बे में रखो, नहीं तो बिस्किट में क्या हो जाएगा, इम्बिबिशन हो जाएगा। मतलब कि पानी जो है उस बिस्किट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। पानी कौन सा पानी? जो वातावरण में नमी है वो, और अगर एब्जॉर्ब कर लिया तो उस बिस्किट का क्रंचीनेस चला जाएगा। शब्द मेरे को आ नहीं रहा है, क्या बोलूं, सिलिया, सिलिया जाएगा बोलते क्या, मोसार हो जाएगा, जो भी नरम हो जाएगा बेसिकली, पानी एब्जॉर्ब कर लेगा तो फिर नरम हो जाएगा। फिर क्या मतलब उसका, है ना। ठीक है, तो ये चीज है। क्या मतलब बिस्किट को आप क्रंची क्रंची खाओगे तो अच्छा लगेगा ना, ये है। ठीक है, तो इम्बिबिशन हो जाता है ना। ड्राई वुड, सूखा जो लकड़ी है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से हमारे दरवाजे बारिश के दिनों में फूल जाते हैं और अच्छे से लग नहीं पाता। ठीक है, ये इम्बिबिशन के क्लासिकल एग्जांपल्स हैं जो आप और हम देखते हैं अपने डेली लाइफ में। नाउ इम्बिबिशन के क्या क्या एप्लीकेशन है, तो वुड के स्वेलिंग द्वारा जो प्रेशर डेवलप होता है, प्री हिस्टोरिक मैन इसे रॉक और बोल्डर्स को स्प्लिट करने के लिए यूज करते थे। पुराने जो लोग रहते थे ना, पुराने जमाने के लोग, वो लोग चट्टानों को तोड़ने के लिए क्या करते थे पता है? बारिश के दिनों में ना, या नमी के दिनों में क्या होता था कि चट्टाने पानी को थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर करके थोड़ा फूल जाती थी, और फूलने की वजह से उनके बीच में ना गैप बढ़ जाता था। जैसे ये एक चट्टान है और ये दूसरा चट्टान, दोनों के बीच में हल्का सा गैप है। इस केस में क्या करते हैं पता है? जो प्री हिस्टोरिक लोग हैं, वो एंशिएंट लोग, जो आदि मानव लोग थे, उन लोग मतलब बहुत पुराने लोग, जिस समय मशीन वगैरह नहीं था बोल्डर्स को तोड़ने के लिए और चट्टानों को तोड़ने के लिए, तो इस चट्टान में जो ये जो दरार आया है ना, इसके बीच में ना लकड़ी को ऐसे फंसा देते थे। अब लकड़ी को फंसाने से क्या होगा पता है? लकड़ी को फंसा दिए, अब लकड़ी को फंसाए तो उसके केस में क्या होगा, जब पानी बाहर इन्वायरमेंट में ज्यादा हुआ तो ये लकड़ी पानी एब्जॉर्ब करके फूल जाएगा, और उस लकड़ी के फूलने की वजह से ये चट्टान ना ऐसे दूर दूर जाते हैं। ठीक है, तो चट्टानों को तोड़ने के लिए, दरारों को बढ़ाने के लिए बीच में लकड़ी डाल दिया जाता है, ताकि लकड़ी पानी को एब्जॉर्ब करा, इम्बिबिशन करा और फूल गया, तो फूलने से चट्टाने और बढ़ जाती है। ठीक है, ये रहा इम्बिबिशन ही वह कारण है जिसकी वजह से सीडलिंग्स सॉइल से ऊपर निकल कर फैलते हैं और स्टेब्लिश होते हैं। मतलब इम्बिबिशन की वजह से ही जो हमारा बीज है वो पानी को एब्जॉर्ब करा और सीडलिंग हो पाता है, मतलब जर्मिनेशन में मदद करता है। ठीक है, रेनी सीजन में वुडन डोर्स, ये हम पढ़ चुके हैं, विंडो वगैरह जो ये इम्बिबिशन के कारण फूल जाते हैं। ठीक है, अब इम्बिबिशन के लिए कुछ और फैक्ट्स, जैसे अलग अलग सब्सटेंस की इम्बिबिशन पावर अलग अलग होती है। ठीक है, अलग अलग सब्सटेंस की इम्बिबिशन पावर अलग अलग होती है। जैसे कि अगार अगार का इम्बिबिशन पावर सबसे ज्यादा, फिर पेक्टिन का, फिर स्टार्च का, फिर सेलुलोज का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगार अगार, पेक्टिन, स्टार्च, सेलुलोज, APSC। ठीक है, अगर अगर पेक्टिन, स्टार्च, सेलुलोज, APSC, ये सीक्वेंस याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे ज्यादा इम्बिबिशन पावर अगार अगार की, फिर पेक्टिन की, फिर स्टार्च की, फिर सेलुलोज की, है ना। नाउ अगर हम बात करते हैं अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अभी तक हम किस चीज की बात कर रहे थे? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट मतलब कि बहुत कम दूरी तक चीजों का आदान प्रदान होना, ट्रांसपोर्ट होना। अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट मतलब हमारे जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वो कई मीटर तक, 100-130 मीटर तक हाईएस्ट लंबाई हो सकती है किसी भी पेड़ की। ठीक है, सिकोइया नाम का पेड़ सुने होंगे आप, बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं, मीटर 100, 150, 130 मीटर ऐसा। ठीक है, तो उतने मीटर तक पानी को पहुंचाना, वो भाई उतना दूर तो बहुत दूर हुआ ना, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो उतने दूरी तक पानी को पहुंचा पाना संभव नहीं है शॉर्ट डिस्टेंस है। शॉर्ट डिस्टेंस मतलब एक सेल से दूसरा सेल, दूसरा सेल से तीसरा सेल, ये शॉर्ट डिस्टेंस था, है ना। लेकिन बहुत दूर दूर तक अगर पानी को पहुंचाना है तो उसमें लॉन्ग डिस्टेंस
ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है, जिसके लिए प्रॉपर हमारे पेड़ पौधों में एकदम बढ़िया सा मैकेनिज्म रहता है, जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। एकदम प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, मजा आएगा आपको। अगर इस चीज को आप पहली बार पढ़ रहे होगे तो आपको मजा ही आ जाएगा। क्यों मजा आ जाएगा? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इतना प्यारा है कि आप ना, यार ऐसा भी चीज हो सकता है पेड़ पौधों में, ऐसा लगेगा आपको। बहुत जबरदस्त, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करेंगे। प्लांट के अंदर सब्सटेंस को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट केवल डिफ्यूजन द्वारा नहीं हो सकता। इसके लिए इसके कई कारण हैं भाई। डिफ्यूजन क्या है? बेसिकली हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में चीजों का आदान प्रदान। अब सिर्फ डिफ्यूजन की वजह से ही प्लांट में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट मतलब कि लंबी दूरियों तक चीजों को ले जाना। अब भाई ये है जमीन, सॉइल, मिट्टी, और इतने ऊपर तक कई कई मीटर तक पेड़, भाई कितने बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, तो कई कई मीटर तक पेड़ में मिट्टी से पानी को, मिनरल्स को पहुंचाना है। तो ये सिर्फ डिफ्यूजन के कारण नहीं हो सकता, इसके कई कारण है। डिफ्यूजन एक बहुत स्लो प्रोसेस होता है। ये केवल शॉर्ट डिस्टेंस पर मॉलिक्यूल के मूवमेंट को अकाउंट कर सकता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस में ही डिफ्यूजन होता है, लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एक टिपिकल प्लांट सेल लगभग 50 माइक्रोमीटर के अक्रॉस मॉलिक्यूल का मूवमेंट लगभग 2.5 सेकंड में करता है। मतलब कि समझ रहे हो, टिपिकल प्लांट सेल में 50 माइक्रोमीटर का जो डिस्टेंस है ना, वो कवर करता है 2 से 2.5 सेकंड में। तो इससे आप यही समझना कि कोई 100 मीटर का प्लांट है ना, जैसे ये मिट्टी है और इतने ऊपर तक पौधे की हाइट है 100 मीटर। अब इस 100 मीटर में ऊपर तक पानी को पहुंचने के लिए, अगर डिफ्यूजन से पहुंच रहा है तो ऊपर तक पानी को पहुंचने के लिए कम से कम 100-150 दिन लग जाएगा। 100-150 दिन लग जाएगा अगर डिफ्यूजन से पानी ऊपर तक जा रहा है तो। इतना स्लो प्रोसेस है। अब भाई अगर 100 दिन भी लग रहा है उतना ऊपर पानी को पहुंचने में, तो उतने ऊपर साल भर में सिर्फ 3 ही बार पानी पहुंचेगा, है ना, अगर सिर्फ डिफ्यूजन हो रहा है तो इस केस में डिफ्यूजन जो है, सिर्फ डिफ्यूजन की वजह से पानी का ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता ऊपर तक, क्योंकि डिफ्यूजन बहुत स्लो प्रोसेस है ना। एकदम थोड़ा सा डिस्टेंस, 50 माइक्रोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए इसको 2.5 सेकंड लग जाता है, और वो भी 50 माइक्रोमीटर। कितना छोटा सा जगह है, मतलब एकदम ऐसे छोटा सा ऐसे डॉट बनाया ना, ये 50 माइक्रोमीटर हो जाएगा ऐसा। तो इतनी ही जगह को क्रॉस होने के लिए, समझ रहे हो, 2.5 सेकंड लग जाता है। अब सोचो 100 मीटर जाने के लिए तो कई दिन लग जाएंगे, साल भर लग जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना। दूसरा आता है प्रोडक्शन एवं एब्जॉर्प्शन की साइट्स। प्रोडक्शन एवं एब्जॉर्प्शन की साइट्स और स्टोरेज की साइट्स आपस में बहुत दूर होते हैं। मतलब पौधों में खाना बनता कहीं और है, उसका उपयोग कहीं और होना है, ठीक है, और उसका स्टोरेज कहीं और होना है। पत्तियों में खाना बन रहा है, जड़ में खाने को स्टोर करना है, तने में खाने को स्टोर करना है, तो मतलब कि चीजों को बहुत दूर दूर तक ले जाना है, समझ रहे हो। और बहुत दूर दूर तक ले जाने के लिए केवल डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर्याप्त नहीं होता है, ठीक है। इसलिए स्पेशल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है पौधों में, ताकि सब्सटेंसेस को लंबी दूरी तक और बहुत तेजी से मूव किया जा सके, ठीक है। बहुत तेजी से चीजों को मूव करवाने के लिए और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कराने के लिए एक स्पेशल सिस्टम होता है प्लांट में, जिसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अभी तक हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे थे, जिसमें डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सभी आ रहे थे। बट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में जाइलम फ्लोएम का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। प्लांट्स में वाटर, मिनरल्स और फूड का ट्रांसपोर्ट आमतौर पर मास फ्लो, बल्क फ्लो सिस्टम द्वारा होता है। मास फ्लो या बल्क फ्लो मतलब धीरे धीरे नहीं जाता, ये एकदम मास फ्लो के तौर पे जाता है। जैसे बाढ़ आता है ना, तो मतलब जैसे कोई बांध है, डैम है, बहुत बड़ा डैम, उसमें बहुत सारा पानी भरा है, जैसे ही उसके दरवाजे को अचानक से खोलोगे ना, तो पूरा पानी धड़ाम से बाहर निकलता है ना, बहुत स्पीड से, मास फ्लो के तौर पे निकलता है पानी, है ना, एकदम, इसको कैसे बोल सकते हैं, मतलब एकदम स्पीड से, ठीक है। तो वहां पर सिर्फ पानी बाहर नहीं आएगा, पानी के साथ साथ मछलियां भी वहां से
बाहर आ जाएंगी, पानी के साथ फ्लो हो जाएंगी। जैसे बाढ़ आया कहीं पर, तो उस बाढ़ का जो पानी है वो बह रहा है, या नदी का पानी एकदम स्पीड से बह रहा है, तो उस नदी के पानी के साथ आसपास कचरा रहेगा, पत्ती रहेगा, बॉटल रहेंगे, झिल्ली, सब बहने लग जाएंगे। तो यही क्या है, मास फ्लो है ना। तो क्या होता है, वाटर के साथ साथ मिनरल्स और फूड का मास फ्लो होता है पौधों में, ठीक है। बल्क फ्लो या मास फ्लो इसे कहा जाता है। अब क्या होता है बल्क फ्लो या मास फ्लो, देखते हैं यहां पर, और डिफ्यूजन और बल्क फ्लो में क्या अंतर है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहां पर मास फ्लो या बल्क फ्लो की, तो इसमें सब्सटेंस का मूवमेंट बल्क में बहुत सारा एक साथ, या मास में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक होता है। मतलब कि जहां पर सोर्स है, जहां पर वो बन रहा है ना, जहां पर कोई सब्सटेंस SOURCE, सोर्स टू सिंक, जहां पर उसकी आवश्यकता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चीजों का ट्रांसपोर्ट कैसे कराया जाता है, मास फ्लो के तौर पर, ठीक है, बल्क में। यह मूवमेंट दो पॉइंट के बीच प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है। अब यहां पर भी जैसे डिफ्यूजन प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के कारण होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण, है ना। जहां ज्यादा ग्रेडियंट, वहां से कम ग्रेडियंट की ओर, मतलब जहां पर पानी की या किसी भी सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, वहां से कम कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन में मूवमेंट होता है, किसका, सब्सटेंस का, यही डिफ्यूजन है। लेकिन सेम चीज मास फ्लो या बल्क फ्लो में भी होता है, प्रेशर डिफरेंस के कारण, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर वाले एरिया में, प्रेशर यहां पर ज्यादा है और प्रेशर यहां पर कम है, तो डायरेक्शन क्या, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर होगा। इसमें सभी सब्सटेंस, चाहे सॉल्यूशन हो या सस्पेंशन, एक साथ एक ही स्पीड पर नदी की तरह फ्लो होता है। कोई भी सब्सटेंस हो एक साथ जाता है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस हो, जैसे नदी में सब चीज एक साथ बह रहा है ना, कचरा उचड़ा से लेकर सब चीज, वैसे ही यहां पर बल्क फ्लो या मास फ्लो में भी सब चीज एक साथ भर भर आके जाता है, एक साथ, ठीक है। बल्क फ्लो निम्न तरीकों से हो सकता है। देखो डिफ्यूजन को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। यहां पर डिफ्यूजन में अलग अलग सब्सटेंस अपने इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करते हुए इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। डिफ्यूजन में ना सब चीज एक साथ नहीं होता है, वो ऐसा है कि भाई एक तरफ अगर पानी ज्यादा है, एक तरफ पानी कम है, तो सिर्फ पानी ही उधर जाएगा, ठीक है। और यहां पर अगर नमक भी ज्यादा है, इधर नमक कम है, तो नमक अलग से जाएगा। सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं ना, अलग अलग चीजें अलग अलग अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के आधार पर जाती है डिफ्यूजन में। लेकिन मास फ्लो या बल्क फ्लो में ऐसा नहीं है। मास फ्लो में सब चीज एक साथ, चलो रे सब एक साथ मिलके जाएंगे, ऐसा वाला होता है, ठीक है। ये जो डिफ्यूजन है वो स्लो प्रोसेस होता है और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए सुइटेबल होता है, ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में काम आता है डिफ्यूजन, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में बल्क फ्लो काम आता है। बल्क फ्लो निम्न तरीकों से हो सकता है। सबसे पहला आता है पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट। एग्जांपल गार्डन होज। गार्डन होज क्या पता है, गार्डन में पानी डालने वाला एक छिड़कने वाला एक स्प्रे मशीन होता है, ठीक है। गार्डन में पानी डालने वाला एक स्प्रे मशीन होता है, या देखे होंगे एक डब्बा सा होता है जिसमें पानी निकलते रहता है ना, गार्डन में ऐसे पकड़ के। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली प्रेशर नीचे से लगाया जा रहा है, ठीक है, प्रेशर नीचे से लगाया जाता है, मतलब पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक। हाइड्रोस्टेटिक मतलब पानी के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर। तो पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगाया जाता है, प्रेशर दे रहे हैं तो पानी आगे बढ़ रहा है। नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मतलब क्या पता है, खींचा जाएगा ऊपर से, जैसे सक्शन थ्रू स्ट्रॉ। आप कॉफी पीते होगे, कॉफी पिए होगे ना, तो कॉफी पीते हैं तो बेसिकली वहां पर हम क्या करते हैं, स्ट्रॉ से, पाइप से ऊपर से खींचते हैं। जब तक खींचेंगे तब तक, जब तक सक करेंगे, जब तक खींचेंगे कॉफी को, तब तक वो ऊपर जाएगा सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन नहीं बोलूंगा, कॉफी खींचना छोड़ दिए, कॉफी ऊपर आना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब एक है कि ऊपर से खींच रहे हैं और दूसरा है नीचे से धकेल रहे हैं, ठीक है। नीचे से धक्का दे रहे हैं और दूसरा ऊपर से खींच रहे हैं। ये दोनों चीज होगा तभी जाकर बल्क फ्लो हो पाता है, सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट हो पाता है। एक तरफ से खींच रहे, उधर से धक्का दे रहा है, दोनों चीज हो रहा है। बट डिफ्यूजन में ऐसा नहीं है। डिफ्यूजन में तो एक तरफ कोई चीज ज्यादा है, दूसरी तरफ कम है, तो बस ज्यादा से कम की ओर, ठीक है, ऐसा। हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर। प्लांट्स जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे करते हैं। हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर। रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करती है
जो प्लांट के सीधे पार्ट्स तक जाता है। इसका ना, हाँ चलो ठीक है, समझेंगे इसको। प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करता है वाटर को? तो रूट जो है वाटर एब्जॉर्ब करती है जो प्लांट के सभी पार्ट्स तक जाता है, सीधे नहीं, सभी पार्ट्स तक जाता है, बिल्कुल। रूट हेयर्स जो लाखों की संख्या में रूट टिप पर पाए जाते हैं, रूट में, जड़ों में कुछ रूट हेयर्स पाए जाते हैं जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं ताकि वाटर और मिनरल अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए। तो वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कौन? रूट हेयर्स। रूट हेयर्स द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन मिनरल सॉल्यूट्स के साथ प्योरली डिफ्यूजन द्वारा होता है, ठीक है। मतलब रूट हेयर्स द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है ना, रूट हेयर्स के द्वारा वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो मिनरल को भी साथ में लेते हुए, मिनरल सॉल्यूट्स को भी साथ में लेते हुए डिफ्यूजन द्वारा होता है। मतलब वहां पर एनर्जी नहीं लग रहा है, लेकिन वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद रूट की डीपर लेयर में दो पाथवे मूव कर सकता है। एक है एपोप्लास्टिक, ठीक है, एपोप्लास्ट पाथवे, और एक है सिम्प्लास्ट पाथवे। तो इसको ना एक डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर, हाँ ये रहा, इस पेज को मैं अकॉर्डिंगली वहां पर भेज दूंगा, ठीक है। देखो, पहले तो मैं एक ना एकदम सिंपल सा पौधा बना रहा हूं, ठीक है। आप समझने की बस कोशिश करेंगे। सिंपल सा पौधा बनाऊंगा, ठीक है। थोड़ा कलर को हम बढ़िया सा हरियाली कर देते हैं, ठीक है। सिंपल सा एक पौधा बना रहा हूं, ठीक। ये रहा एक पौधा, ठीक है। और यहां पर ऐसे मैं क्या कर देता हूं, पत्ती बना देता हूं, ठीक है। नहीं, ज्यादा ऊपर हो गया, ठीक। ये एक पत्ती। अब इसका नीचे का जो रूट हेयर है ना, उसको मैं कुछ इस तरीके से बना देता हूं। मतलब मैं पूरा जड़ नहीं बना रहा हूं, पूरा रूट नहीं बना रहा हूं, बस रूट हेयर्स को बना रहा हूं, और वो भी एक दो रूट हेयर को बना देता हूं ऐसे। ये है हमारा क्या? जमीन, भूमि। ये है जमीन, ठीक है। यहां पर ऐसे हटा देते हैं, और फिर रूट हेयर को मैं बनाता हूं कुछ इस तरीके से। ये है मान लो रूट हेयर, ये रूट है मान लो, ठीक है। ये रूट है, सपोज मान लो। रूट का भी मैं रूट हेयर को बस बनाया हूं, ठीक है। किसको बनाया हूं? सिर्फ रूट हेयर को ही बनाया हूं। किसको बनाया हूं? सिर्फ और सिर्फ रूट हेयर को ही बनाया हूं, ठीक है। ये क्या है? रूट हेयर्स, ठीक है। अब देखो, यही रूट हेयर क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है। कैसे वाटर को एब्जॉर्ब करेगा? देखो, इधर क्या है भाई साहब? सॉइल है, ठीक है, मिट्टी है। इस सॉइल में क्या प्रेजेंट रहेगा? इस सॉइल में प्रेजेंट रहता है हमारा मिनरल न्यूट्रिशन, ठीक है। क्या रहता है? मिनरल न्यूट्रिशन। अब देखो यहां पर जो मिनरल न्यूट्रिशन थे, ये मिनरल न्यूट्रिशन है, ठीक है। ये मिनरल न्यूट्रिशन कहां पर जाएंगे? इसके अंदर भेजा जाएगा। कहां पर भेजा जाएगा? इसके अंदर भेजा जाएगा। कैसे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, मतलब यहां पर एनर्जी लगेगी। कैसे? यहां पर एक पंप है जिसकी वजह से भेजा जाएगा उसको अंदर। ये एक पंप, ठीक है, एक पंप के द्वारा अंदर भेजा जाया जा रहा है। पंप के द्वारा मिनरल्स को, कुछ मिनरल्स को यहां पर अंदर भेजा गया, ठीक है। तो अंदर सॉल्यूट का पोटेंशियल बढ़ गया, ठीक है, सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ा। अब यहां पर ना कुछ और मिनरल्स भी रहेंगे जो अभी नहीं जा रहे हैं, ठीक है। दूसरे मिनरल्स भी यहां पर मैं बना देता हूं, दूसरे मिनरल्स भी है। और यहां पर हमारा पानी भी तो है, ठीक है। हमारा जो पानी है वो भी तो है, बहुत सारा पानी है, ठीक है। अभी हमारा यहां पर बहुत सारा पानी है ना। तो देखो, ध्यान से समझना, जब हम एक्टिव, मतलब रूट हेयर क्या करता है? एक्टिवली पंप के द्वारा किसी चीज को भेज रहे हैं, मतलब यहां पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मतलब कि एनर्जी लग रही है, ठीक है। तो एनर्जी लगा के इस पंप द्वारा इसको अंदर भेजा जा रहा है। किसको? कुछ मिनरल्स को। तो मिनरल को अंदर भेजे, मिनरल को अंदर भेजे, जिससे कि क्या हुआ? अंदर का सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ा, अंदर का सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ गया। मतलब कि अंदर पानी कम और बाहर पानी ज्यादा, क्योंकि इधर का मिनरल अंदर गया है, यहां का मिनरल अंदर चल गया, तो यहां मिनरल थोड़ा कम हुआ, इधर मिनरल ज्यादा हुआ। इधर पानी बढ़ गया है, ठीक है। बाहर जो है, ये इस एरिया में पानी का जो वाटर पोटेंशियल है वो ज्यादा है, ठीक है। रेड कलर में लिखता हूं थोड़ा, या ब्लैक में, ठीक है। यहां पर वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है। मिनरल को हम एक्टिवली अंदर भेजे तो वाटर पोटेंशियल बाहर ज्यादा, और यहां पर वाटर पोटेंशियल कम हुआ। तो जैसे ही वाटर पोटेंशियल अंदर कम बाहर ज्यादा होता है, तो अब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ा, जिसकी वजह से अब यहां पर क्या होगा? पानी का ऑस्मोसिस होगा, मतलब कि वाटर का डिफ्यूजन होगा, ठीक है। क्या होगा? वाटर का डिफ्यूजन, क्योंकि
यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो रहेगा ही, तो ये वाटर अब कहां जाएगा, अंदर जाएगा। ठीक है, कहां जाएगा, अंदर जाएगा। ये वाटर अब कहां जा रहा है, अंदर जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बना, पानी बाहर ज्यादा हुआ, अंदर कम हुआ। क्योंकि जब हम एक्टिव तरीके से इस मिनरल्स को अंदर भेजे हैं, तो मिनरल अंदर हुआ, ज्यादा हो गया मिनरल अंदर, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, जिसकी वजह से पानी कम हुई, और पानी जैसे ही कम होती है तो बाहर से अंदर पानी को डिफ्यूजन के द्वारा भेज दिया जाता है। डिफ्यूजन, समझ रहे हो ना, डिफ्यूजन, बिना एनर्जी के। अब अंदर पानी बढ़ा, तो यहां पर पानी बढ़ते ही क्या हो जाता है, ये पानी आगे जाने की कोशिश करता है। ये पानी, यहां पर पानी बढ़ गया और ऊपर तरफ पानी कम है, तो ये पानी इधर जाएगा, ऊपर बढ़ेगा। लेकिन ये जो प्रेशर, ये जो पानी है ना, वो ज्यादा ऊपर तक नहीं जा पाता है, क्योंकि रूट प्रेशर जो है सिर्फ और सिर्फ इतने ही एरिया तक भेज पाता है जितना कि ये हमारा जमीन का वो होता है ना, मतलब पूरा स्टेम में ऊपर नहीं भेज पाएगा। इसको रूट प्रेशर कहा जाता है। यहां पर ये जो प्रेशर लगेगा ना, ये कौन सा प्रेशर पता है, ये है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर, ठीक, ये कौन सा प्रेशर है, रूट प्रेशर है। मतलब कि मिनरल को एक्टिव तरीके से ऊपर भेजे, कहां भेजे, रूट में भेजे, जिसकी वजह से पानी अंदर कम हुआ और पानी फिर डिफ्यूजन होके बाहर से अंदर चले गया। और इस पानी के साथ ना यहां पर कुछ एक्स्ट्रा मिनरल्स भी तो थे, ये और भी कुछ मिनरल्स थे, ये सभी मिनरल्स भी इस पानी के साथ बल्क फ्लो हो जाएंगे। बल्क फ्लो मतलब जैसे बाढ़ आता है तो पानी के साथ सब चीज आगे फ्लो हो जाता है ना, वैसे ही इस पानी के साथ पैसिव तरीके से अंदर जाएगा, क्योंकि पानी को अंदर जाने में एनर्जी नहीं लग रही है, तो सिर्फ डिफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि पानी अंदर में कम हुआ, बाहर से अंदर चले गया। तो पानी के साथ अंदर चले गया क्या, हमारा कुछ मिनरल्स भी। तो आधे मिनरल्स एक्टिव तरीके से अंदर गए और आधे मिनरल्स पानी के साथ बल्क फ्लो हो गए। अब पानी अंदर पहुंच गया यहां पर, फिर यहां पर ज्यादा हुआ पानी, तो ये थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा ऊपर, बस इतना ही ऊपर तक जा पाता है। इसे रूट प्रेशर कहा जाता है, रूट के द्वारा लगाया गया प्रेशर। ठीक है, अब पानी रूट प्रेशर के द्वारा सिर्फ इतना ही पहुंच पाया, लेकिन हमको तो पूरा इस पत्ती तक पहुंचाना है। तो इस केस में क्या होता है पता है, इस केस में पत्तियों में पानी रहता है, वो पानी कहां जाता है, बाहर जाता है। पत्तियों में जो पानी रहता है, पत्तियों में अभी मान के चलो पानी ज्यादा है, ठीक है, ये पानी कहां जा रहा है, फोटोसिंथेसिस से पानी बन रहा है ना, वो पानी चलो बाहर चले गया। ठीक है, पानी कहां चले गया, बाहर चले गया। ठीक है, पानी बाहर चले गया। क्यों बाहर जाएगा, क्योंकि बाहर अगर वाटर पोटेंशियल, इन्वायरमेंट में वाटर पोटेंशियल अगर कम है और इधर वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, तो इस केस में पानी यहां से यहां जाएगा, है ना। अब पानी बाहर चले गया, ज्यादा पानी बाहर चले गया, ठीक है, पानी बाहर चले गया, तो यहां पर अंदर से पानी बाहर चले गया, तो यहां पर पानी की कमी हुई, इस एरिया में पानी की कमी हुई। अब इस एरिया में पानी की कमी हुई, तो ये क्या करेगा पता है, ये क्या करेगा, यहां से पानी को बुलाने की कोशिश करेगा। मतलब अपने पास वाले सेल से, तो यहां से पानी ये बुलाया, फिर यहां पर पानी कमी हुई, तो ये इधर से पानी को बुलाया, आ भाई, फिर यहां से ऐसे पानी को बुलाएगा, फिर ये पानी को बुलाएगा, फिर यहां से पानी को बुलाते बुलाते फिर ये नीचे वाला जो ये पानी है ना, इसको ऐसे ऊपर बुला लेता है। तो ये क्या, ऊपर से खींच रहा है ना। वातावरण में जैसे ही वाटर पोटेंशियल कम होता है, तो पानी इधर से अंदर से बाहर जाने की कोशिश करता है, मतलब पत्तियों से बाहर जाने की कोशिश करता है। यही क्या है पता है, ट्रांसपीरेशन है। ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन मतलब ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, पत्तियों से पानी का, वाटर का लॉस होता है, इन्वायरमेंट में जाता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। कब, जब वातावरण में पानी का दबाव या वाटर पोटेंशियल कम होता है एज कंपेयर टू इस पत्ती के कंपेयर में, अगर बाहर वातावरण में पानी का दबाव कम होगा, तो पत्ती में पानी का दबाव ज्यादा है, तो पत्तियों से पानी बाहर चले जाएगा। अब इस पत्ती में पानी बाहर गया, तो ये अपने साइड वाले सेल से ऐसे मांगते मांगते पूरा नीचे से ये पानी को ऊपर खींचने की कोशिश करता है। तो ये है क्या, ट्रांसपीरेशन पुल। ठीक है, क्या है ये, ट्रांसपीरेशन पुल, है ना, ट्रांसपीरेशन पुल। पुल मतलब खींचना, और इधर रूट प्रेशर। तो दो तरीके से पानी जो है ऊपर जा रहा है, हमने यहां पर पढ़ा भी था। एक होता था हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और एक होता था हाइड्रोस्टेटिक नेगेटिवली, क्या कुछ तो था, हाँ नहीं ये भी नहीं है, हाँ ये देखो, ये है पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट, जो कि नीचे से रूट द्वारा लगाया जाता है, और ये नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट, जो कि ऊपर से खींचा जाता है। तो इसको हम नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं पता है, ऊपर से खींचा जा रहा है, तो यहां पर कमी हो रही है, यहां पर कमी हुई तो ये यहां से ले लिया, यहां पर कमी हुई तो ये यहां से ले लिया, ऐसे। तो नेगेटिवली तरीके से ऊपर से खींचा जा रहा है, और यहां पर पॉजिटिव तरीके से, यहां पर ज्यादा हुआ, देखो यहां पर ज्यादा था पानी, ये ज्यादा से कम की ओर चले गया, फिर यहां पर पानी ज्यादा हुआ तो फिर आगे जाएगा, ऐसा।
लेकिन रूट प्रेशर सिर्फ यहीं तक ही पानी को भेज पाता है, बट बाकी पूरे ऊपर के प्लांट के पूरे पार्ट में पानी को अगर ले जाना है तो ये जो ट्रांसपीरेशन पुल है ना, इसका मेन काम होता है। रूट प्रेशर तो सिर्फ रूट में ही पानी को भेज पाता है। ठीक, तो ये जो डायग्राम है ना, आपको इतनी चीजें बता रहा है कि मत पूछो। अब आगे का जो पूरा लेक्चर है ना, मतलब आगे का मतलब आज का जो आगे का पूरा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ इस डायग्राम से समझ आ जाएगा आपको, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट ये डायग्राम है। चलो समझते हैं। हम लोग यहां पर आए थे, यही बोल रहे हैं, वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद रूट की डीपर लेयर में दो पाथवे से मूव करता है क्या, पानी, है ना। रूट हेयर द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन मिनरल सॉल्यूट्स के साथ प्योरली डिफ्यूजन द्वारा होता है। मतलब ये देखो यहां पर रूट हेयर के द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है डिफ्यूजन द्वारा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहां पर हमने एक्टिव तरीके से कुछ मिनरल्स को अंदर भेजे हैं, तो यहां पर पानी की कमी हुई और पानी फिर बाहर से अंदर चले गया, और अपने साथ कुछ मिनरल्स को भी ये अंदर ले जाता है, कुछ मिनरल्स को भी ये अंदर ले जाता है, ठीक है, कुछ मिनरल्स को भी ये अंदर ले जाता है ना। और याद रखेंगे यहां पर जैसे ही रूट हेयर में पानी पहुंचता है, रूट हेयर में वाटर जैसे ही पहुंचता है, फिर वो आगे ना कुछ दो पाथवे को क्या करता है, फॉलो करता है। एक है एपोप्लास्ट और दूसरा है सिम्प्लास्ट, ठीक है, मतलब आगे पानी ऐसे जाते रहेगा, आगे पानी ऐसे जाते रहेगा, तो यहां पर दो पाथवे, एक है एपोप्लास्ट और दूसरा है सिम्प्लास्ट, तो इसी दोनों पाथवे को हम लोग यहां पर पढ़ते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, सबसे पहले एपोप्लास्ट पाथवे को समझेंगे। यहां पर एपोप्लास्ट पाथवे क्या होता है, देखो 1 घंटा हो गया है, मेरे को लगता है ये 1 घंटे मतलब 1.5 घंटे से ज्यादा जाएगा अभी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आना चाहिए आपको, समझ आना चाहिए और मजा आना चाहिए आपको लेक्चर में, है ना। चलो, तो एपोप्लास्ट पाथवे का मतलब क्या है, एपोप्लास्ट सिस्टम में एडजेसेंट सेल वॉल शामिल होता है, ठीक है। एपोप्लास्ट सिस्टम में क्या होता है, एडजेसेंट सेल वॉल शामिल होती है, जो पूरे प्लांट में कंटिन्यूअस रहती है, रूट के एंडोडर्मिस की कैस्पेरियन स्ट्रिप को छोड़कर। पहले ना आप इस डायग्राम को देखो, ये देखो, यहां पर सबसे पहले क्या होता है पता है, जैसे ही पानी रूट में इंटर करता है, रूट हेयर में इंटर करता है, तो पानी ना उसके बाद कहां जाएगा पता है, पहले एपोप्लास्ट सिस्टम की बात करते हैं, तो पानी जो है ना, या सिर्फ पानी की बात नहीं करते हैं, जो भी मिनरल न्यूट्रिशन है और सब्सटेंस है वो क्या करता है, इस सिस्टम में इधर इंटर कर जाता है सेल वॉल में, और सिर्फ सेल वॉल को ही ऐसे क्रॉस करते करते पूरे सेल वॉल से ही ऐसे जाते जाएगा। ये ना ऐसे सेल के अंदर नहीं घुस रहा है, 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 ये सिर्फ सेल वॉल से ऐसे बाहर बाहर ही ये ऐसे जाते जा रहा है, यहां तक गया। उसके बाद ना एक कैस्पेरियन स्ट्रिप आता है, ठीक है, जो कि सुबेरिन से बना रहता है, ठीक है, जो एकदम कठोर होता है, यहां से पानी आगे क्रॉस नहीं हो सकता, क्योंकि ये कैस्पेरियन स्ट्रिप सुबेरिन से बना है, आगे पानी को क्रॉस नहीं होने देता, मतलब ये ब्लॉक कर दिया है। तो अब इस जगह पर सेल वॉल से पानी को सेल के अंदर आने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये पानी सेल के अंदर से ऐसे जाता है, इधर भी जा सकता है, फिर से ये वापस जा सकता है ऐसे, लेकिन ये सेल के अंदर से जाता है। तो ये वो पाथवे जिसमें सेल वॉल के द्वारा सब्सटेंस का मूवमेंट हो रहा है रूट में, ये कौन सा पाथवे है, एपोप्लास्ट, ठीक है। सेल वॉल के द्वारा बाहर से पानी का या सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है रूट में, तो ये कौन सा पाथवे, एपोप्लास्ट पाथवे। लेकिन कैस्पेरियन स्ट्रिप के आते ही ये अंदर घुस जाता है एंडोडर्मिस के पास, कैस्पेरियन स्ट्रिप एंडोडर्मिस में प्रेजेंट होता है। हमने अगर पढ़ा होगा, आपने अगर पढ़ा होगा, तो सबसे बाहर एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस में ही ऐसे रूट हेयर निकले रहता है, यही ये ऐसे रूट हेयर इस तरीके से ऐसे कुछ रूट हेयर्स रहते हैं। तो रूट हेयर्स में पानी इंटर करा, उसके बाद फिर पानी रूट हेयर से जाता है एपिडर्मिस में, फिर कॉर्टेक्स में, फिर एंडोडर्मिस में, और उसके बाद फिर पेरिसाइकल, फिर आगे फिर हमारा जाइलम आ जाता है, ठीक है। तो अगर बाहर जा रहा है, ये इस तरीके से बाहर जा रहा है, तो ये एपोप्लास्ट पाथवे को फॉलो कर रहा है, लेकिन जैसे ही कैस्पेरियन स्ट्रिप आता है, ये फिर से अंदर आ जाता है, ये एपोप्लास्ट पाथवे। लेकिन अगर पानी जो है सेल के अंदर इंटर करा, और उसके बाद सेल के अंदर से ही साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग के थ्रू जा रहा है, मतलब भाई यहां पर ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना, सब्सटेंस को मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, तो मेम्ब्रेन में क्रॉस करते वक्त ऐसे एकदम स्पीड से तो क्रॉस नहीं कर जाएगा, मेम्ब्रेन को धीरे से क्रॉस करेगा, तो यहां पर थोड़ा टाइम लगाएगा। फिर ये साइटोप्लाज्म के साथ, साइटोप्लाज्म जब इधर से इधर घूमेगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग हमने पढ़ा है, साइटोप्लाज्म घूमते रहता है सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म सेल के अंदर घूमते रहते हैं, इसी को ही साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलते हैं, है ना। तो जब साइटोप्लाज्म, देखो पानी यहां इंटर करा और फिर साइटोप्लाज्म इधर जाएगा, तब ये इधर पहुंचा, फिर यहां पर मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, फिर मतलब मेम्ब्रेन नहीं है, ये प्लाज्मोडेस्मेटा है ना,
प्लाज्मोडेस्माटा मतलब क्या, दो सेल के बीच में जो जंक्शन होता है उसे प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो यहाँ पर तो मेम्ब्रेन को क्रॉस करा, टाइम लगा, फिर इधर गया, फिर यहाँ से इधर, फिर यहाँ से दूसरे सेल में, फिर यहाँ से दूसरे सेल में, फिर अंत में जब ये पेरिसाइकिल आता है फिर ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाइलम में जाता है। तो ये जो सेल के अंदर से जा रहा है ये कौन सा पाथवे है, सिम्प्लास्ट पाथवे। कौन सा पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे। मेम्ब्रेन के अंदर को क्रॉस करते हो, मतलब सेल के अंदर से जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये सिम्प्लास्ट पाथवे है, और सेल के बाहर बाहर सेल वॉल से होते हुए जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो है क्या, एपोप्लास्ट पाथवे। लेकिन एपोप्लास्ट पाथवे सिम्प्लास्ट पाथवे को ज्वाइन कर जाता है जब कैस्पेरियन स्ट्रिप आता है, क्योंकि यहां पर सेल वॉल ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो एपोप्लास्ट पाथवे वो सिम्प्लास्ट पाथवे के साथ ज्वाइन हो गया, और इसी के साथ भी जा सकता है, या यहां से फिर से एपोप्लास्ट पाथवे को फॉलो कर सकता है, ऐसा। ठीक है, तो याद रखेंगे ये सिम्प्लास्ट पाथवे, कौन सा पाथवे, ये वाला है ना, और ये एपोप्लास्ट पाथवे है ना। याद रखेंगे नॉन लिविंग पाथवे कहलाता है एपोप्लास्ट पाथवे, क्योंकि भाई जो हमारा सेल वॉल है वो कैसा होता है, नॉन लिविंग होता है, अजीवित। ठीक है, और साइटोप्लाज्म तो जीवित होता है ना, लिविंग है। ठीक है, तो एपोप्लास्ट पाथवे को नॉन लिविंग पाथवे बोलते हैं। वाटर मूवमेंट कहां से कहां होता है, अच्छा वाटर मूवमेंट जो है फास्टर होता है। एपोप्लास्ट पाथवे में पानी का जो मूवमेंट है वो फास्ट है, क्योंकि सेल वॉल में कोई बैरियर नहीं आ रहा, सीधा ये बस यहां से यहां से ऐसे जाते जा रहा है। बट सिम्प्लास्ट पाथवे में बैरियर आ रहा है, पहले मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, फिर साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग, फिर आगे, फिर साइटोप्लाज्म आएगा, फिर आगे, फिर साइटोप्लाज्म, ऐसा। तो हर एक सेल को क्रॉस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो सिम्प्लास्ट पाथवे स्लो होता है, एपोप्लास्ट पाथवे फास्ट होता है, याद रखेंगे। ठीक है, देखो तो वही है, एंडोडर्मिस की कैस्पेरियन स्ट्रिप को छोड़कर प्लांट में पूरा कंटिन्यू तरीके से सेल वॉल से होते हुए जाता है सब्सटेंस। ठीक है, अब फीचर क्या है भाई, तो फीचर ऑफ एपोप्लास्ट पाथवे में अगर हम बात करते हैं, वाटर का एपोप्लास्ट मूवमेंट केवल इंटरसेल्यूलर स्पेस और सेल वॉल के माध्यम से होता है। इंटरसेल्यूलर स्पेस मतलब क्या, जैसे यहां पर और भी सेल्स प्रेजेंट होंगे, इधर यहां पर और भी सेल्स प्रेजेंट होंगे, यहां पर और भी सेल्स प्रेजेंट होंगे, है ना, ये और भी सेल्स है, तो इनके ये सेल्स, ऊपर के सेल्स और ये नीचे के सेल्स के बीच में जो खाली स्पेस है ना, ये खाली स्पेस है, ये वाला, ये खाली स्पेस है ना, ये वाला खाली स्पेस, इस खाली स्पेस को इंटरसेल्यूलर स्पेस बोलते हैं। मतलब सेल्स के बीच का जो स्पेस है, खाली स्पेस, बहुत सारे सेल्स के बीच बीच में जो खाली स्पेस रहता है उसे इंटरसेल्यूलर स्पेस बोलते हैं। तो एपोप्लास्ट पाथवे इन इंटरसेल्यूलर स्पेस के बीच से जा सकता है, या तो सेल वॉल से जाता है। ठीक है, सेल वॉल से या तो इंटरसेल्यूलर स्पेस के बीच से जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, है ना। फिर मूवमेंट में सेल मेम्ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इस एपोप्लास्ट पाथवे में सेल मेम्ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं करना है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं किया जाता है। वाटर मूवमेंट वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट पर डिपेंड होता है, मतलब कि यहां पर डिफ्यूजन की वजह से ही पानी आगे बढ़ पा रहा है। वाटर पोटेंशियल जहां से ज्यादा वहां से कम की ओर क्रॉस होता है वाटर, है ना। एपोप्लास्ट खुद वाटर मूवमेंट प्रोवाइड नहीं करता, मूवमेंट मास फ्लो द्वारा होता है। मतलब एपोप्लास्ट खुद ही वाटर मूवमेंट को प्रोवाइड नहीं करता है, वो तो बेसिकली नीचे से जो प्रेशर आ रहा है उसकी वजह से हो रहा है, और यहाँ पर मूवमेंट जो है ना पानी का वो मास फ्लो होता है, मतलब एकदम एक ही साथ एकदम नदी की तरह बहते रहता है पानी, ऐसा। मैकेनिकल ड्राइविंग फोर्स फॉर एपोप्लास्टिक मूवमेंट क्या क्या है, मतलब एपोप्लास्ट मूवमेंट होने के लिए कौन कौन से ड्राइविंग फोर्स लगते हैं। जैसे जैसे वाटर इंटरसेलुलर स्पेस या एटमॉस्फेयर में इवोपोरेट होते रहता है, एक टेंशन डेवलप होता है। ठीक है, जो एपोप्लास्ट में वाटर की कंटिन्यूअस स्ट्रीम को खींचती है। मतलब इवोपोरेशन होते जाएगा, ट्रांसपीरेशन होते जाएगा, पानी की कमी ऊपर होते जाएगी तो नीचे से पानी को बुलाते जाता है। ठीक है, पानी की कमी हुई, पानी को बुलाया जाएगा, फिर पानी की कमी हुई, फिर पानी को बुलाया जाएगा। तो यही एक फोर्स है। ठीक है, और नीचे से भी धक्का दिया जा रहा है, नीचे पानी ज्यादा है, ऊपर पानी कम है, तो चलो भाई आगे जाओ, ऐसा। इसका कारण एधेशन कोहेशन प्रॉपर्टी ऑफ वाटर है, जिसके कारण मास फ्लो संभव है। एधेशन मतलब क्या पता है, कि पानी जो है ना दीवार से चिपक चिपक के जाता है। ठीक है, जुड़ जुड़ के जाता है, ऐसा नहीं कि एकदम बिंदास अपने ही आप जा रहे। पानी को जैसे आपको कहीं एकदम पतले रास्ते में जाना है तो आप एकदम ऐसे ही थोड़ी चले जाओगे, आसपास जो भी चीजें रहेंगी, दीवार रहेंगी, उसको पकड़ पकड़ के जाओगे, आगे बढ़ोगे, ऊपर चढ़ोगे। वैसे ही पानी जो है ना दीवार से चिपक चिपक के जाते जाता है। ठीक है, और कोहेशन मतलब क्या होता है, पानी के सभी मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के रहना पसंद करते हैं, ना कि अलग। जैसे नल से पानी गिर रहा है और आप क्या करो, उसमें एक पेंसिल टिका दो, तो पानी अलग अलग बूंद में इधर उधर नहीं फेंकाएगा,
वो अलग धार बना लेगा अपना। तो पानी हमेशा ना साथ में रहना पसंद करता है, पानी के हर एक बूंद साथ में आपस में रहना पसंद करते हैं, इसी को ही कोहेशन बोलते हैं। तो पानी का जो ये बल्क फ्लो है ना, इसी दो प्रॉपर्टी की वजह से होता है, कोहेशन और एधेशन की वजह से, आपस में साथ में मिलकर ये आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मास फ्लो होता है पानी का, ठीक है। चलो, और पानी का ये फ्लो के साथ साथ ही मिनरल का भी फ्लो हो जाता है, तो पानी ही सबसे मेन है ना। नाउ सिम्प्लास्ट पाथवे की अगर हम बात करते हैं, तो सिम्प्लास्ट सिस्टम इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट से मिलकर बना होता है। मतलब यहां पर आप देख सकते हैं सभी सेल्स एक दूसरे से कैसे हैं, इंटरकनेक्टेड है। मतलब इस सेल का प्रोटोप्लास्ट, इस सेल का प्रोटोप्लास्ट, इस सेल का, इस सेल का, सभी कनेक्टेड है, तो ये सिम्प्लास्ट पाथवे है, ठीक है। नाउ निबरिंग सेल्स एक दूसरे से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग द्वारा जुड़ी होती है, बिल्कुल। तो प्लाज्मोडेस्मेटा के माध्यम से एक्सटेंड होता है, जो प्लाज्मोडेस्मेटा के माध्यम से एक्सटेंड होता है, मतलब इस सेल का साइटोप्लाज्म इस सेल के साइटोप्लाज्म से जुड़ा हुआ है, और साइटोप्लाज्म का घुमाव होना साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहलाता है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा, ठीक है। ये देखो, ये प्लाज्मोडेस्मेटा, ये जो स्पेस है ना, या दोनों के बीच में जो नली है, वो प्लाज्मोडेस्मेटा कहलाता है, ठीक है। फिर क्या है इस सिम्प्लास्ट पाथवे का फीचर, तो देखते हैं यहां पर, वाटर सेल के भीतर यानी साइटोप्लाज्म के थ्रू ट्रेवल करता है, बिल्कुल साइटोप्लाज्म के थ्रू ट्रेवल करता है। इंटरसेलुलर मूवमेंट प्लाज्मोडेस्मेटा द्वारा होता है। इंटरसेलुलर मूवमेंट मतलब एक सेल और दूसरे सेल के बीच में जो पानी का मूवमेंट हो रहा है, वो प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा हो रहा है, ठीक है, प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा हो रहा है ना। और वाटर जो है इसी साइटोप्लाज्म से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। फिर सिम्प्लास्ट पाथवे में मूवमेंट सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, इसलिए यह मूवमेंट एपोप्लास्ट पाथवे की तुलना में स्लो होता है। यहां पर भाई देखो, ये पहला जगह सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए, फिर यहां पर ये दूसरा जगह सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए, तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना थोड़ा स्लो प्रोसेस है, इसीलिए सिम्प्लास्ट पाथवे थोड़ा स्लो होता है एपोप्लास्ट पाथवे के कंपेयर में। सिम्प्लास्टिक मूवमेंट हमेशा पोटेंशियल ग्रेडियंट पर आधारित होता है। देखो, एपोप्लास्टिक मूवमेंट में भी यही है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होना चाहिए। सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में भी यही है कि यहां पर पानी ज्यादा हुआ, यहां पर कम है, तो पानी यहां से यहां जाएगा, फिर यहां पर पानी ज्यादा हुआ, यहां पर कम, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, ऐसा। तो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में भी पानी के पोटेंशियल की बात की जाती है, मतलब किसी भी चीज का मूवमेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट के आधार पर हो रहा है। सिम्प्लास्ट मूवमेंट को साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी एड कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रिला लीफ सेल्स, हाइड्रिला लीफ सेल्स में आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट को। चलो, ये डायग्राम आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पाथवे ऑफ वाटर मूवमेंट इन रूट। तो ये डायग्राम में जो बताया गया है वही यहां पर एक्सप्लेन कर दिया गया है, ठीक है। एपोप्लास्ट में क्या, सेल वॉल प्लस इंटरसेलुलर स्पेस में वाटर का मूवमेंट होता है, जो कि नॉन लिविंग पाथवे है, और मूवमेंट कैसा होता है, बहुत फास्ट होता है। सिम्प्लास्ट पाथवे में क्या होता है, इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट वाया प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और लिविंग पाथवे है ये एक प्रकार का, और यहां पर मूवमेंट जो है कैसा होता है, स्लो होता है, ठीक है। नाउ कैस्पेरियन स्ट्रिप जो कि एंडोडर्मिस में प्रेजेंट रहता है, एपोप्लास्ट पाथवे को ब्लॉक कर देती है, ठीक है, जिससे वाटर जो है सिम्प्लास्ट में शिफ्ट होकर एंडोडर्मिस को क्रॉस कर जाता है। देखो यहां पर ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है ना, एपोप्लास्ट पाथवे को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से यहां पर एपोप्लास्ट पाथवे का जो वाटर है वो सिम्प्लास्ट पाथवे में इंटर करा, और उसके बाद ये ऐसे जाता है आगे, सिम्प्लास्ट पाथवे से ही आगे बढ़ सकता है, या फिर से ये एपोप्लास्ट में वापस जा सकता है, ऐसा, ठीक है। फिर अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, कुछ फैक्ट्स है वाटर एब्जॉर्प्शन से संबंधित, जिसको हम यहां पर समझेंगे, ठीक है। कुछ फैक्ट्स है वाटर एब्जॉर्प्शन से संबंधित, जिसको हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट, ठीक। देखो, यंग रूट में वाटर सीधे जाइलम वेसल और ट्रैकिट्स में इंटर करता है, ये नॉन लिविंग कंडिट्स है और एपोप्लास्ट का हिस्सा है, ठीक है। क्या होता है, यंग रूट में, जो रूट यंग होते हैं उसमें पानी जो है सीधे जाइलम वेसल और जाइलम ट्रैकिट, ये वेसल और ट्रैकिट्स क्या है, जाइलम के प्रकार है ना, मतलब वेसल्स और ट्रैकिट से मिलकर जाइलम बना रहता है, और ये वेसल्स और ट्रैकिट्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, मतलब कि डेड सेल होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमको पता है कि भाई हमारा जो सेल वॉल है वो डेड सेल है, ठीक है, तो ये वेसल और ट्रैकिट डेड सेल में ही तो पाए जा रहे हैं, मतलब सेल वॉल में ही तो पाए जा रहे हैं, तभी ये एपोप्लास्ट का हिस्सा है, ठीक है। सेल वॉल एपोप्लास्ट का हिस्सा है क्योंकि वहां पर ये वेसल और ट्रैकिट्स प्रेजेंट है,
और इसी वेसल और ट्रैकिड से अगर वाटर क्रॉस हो रहा है मतलब वो एपोप्लास्ट पाथवे है, क्योंकि सेल वॉल से क्रॉस हो रहा है। कुछ प्लांट्स में माइकोराइजा नाम की स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करने में मदद करती है। जैसे कि माइकोराइजा क्या है अगर बात करें तो फंगस और रूट सिस्टम का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। मतलब कुछ प्लांट्स के जो जड़ होते हैं ना वो फंगस को घर प्रदान करते हैं, मतलब फंगस को अपने पास बुलाते हैं कि आना भाई मेरे साथ मिलकर रहे। दोनों साथ में रहते हैं, एक दूसरे को कुछ ना कुछ फायदा देते रहते हैं। क्या फायदा? फंगस जो है रूट को मिनरल और वाटर देता है, मतलब फंगस जो है ना मिट्टी से पानी को एब्जॉर्ब करके रूट को देते जाता है, ले भाई तू पानी ले और मिनरल ले। और रूट फंगस को क्या देता है पता है? शुगर प्रदान करता है और कुछ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड प्रदान करता है। और उसको आवास भी मिल गया है, फंगस को घर मिल गया है। रूट में फंगस उगा है तो फंगस को घर मिल गया ना भाई, ठीक है। तो फंगस रूट को कुछ दे रहा है और रूट फंगस को कुछ दे रहा है। ये जो साथ में रहने का सिस्टम है इसे ही माइकोराइजा कहा जाता है। माइकोराइजा मतलब फंगस और जड़ का एसोसिएशन, सिम्बायोटिक ना। और ठीक है, एग्जांपल के तौर पर पाइनस सीड माइकोराइजा के बिना जर्मिनेट और स्टेब्लिश नहीं हो सकते। पाइनस के जड़ों में हमेशा याद रखना क्या पाया जाता है फंगस पाया जाता है, ठीक है। पाइनस एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, याद रखेंगे, ठीक। यहां पर ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इस डायग्राम में फिर से आने का मौका हमें जरूर मिलेगा अभी, ठीक। देखो ध्यान से समझेंगे। वाटर मूवमेंट अप अ प्लांट एसेंट ऑफ सेप। सेप क्या है? सेप मतलब क्या? वाटर प्लस मिनरल को एक साथ हम लोग सेप बोलते हैं, ठीक है। जब पानी में मिनरल घुली हुई अवस्था में है तो वो सेप कहला रहा है। वाटर को ग्रेविटी के अगेंस्ट, ठीक है, वाटर को ग्रेविटी के अगेंस्ट भेजना है, ठीक। पानी को जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट भेज रहे हैं तो उसके लिए कुछ तो लगेगा ना, ठीक है। वाटर को ग्रेविटी के अगेंस्ट स्टेम में ऊपर की ओर मूव कराया जाता है, बिल्कुल है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है तो उसके अगेंस्ट ऊपर भेजना है। तो पाथ ऑफ वाटर मूवमेंट कैसा होता है? वेस्कुलर बंडल, विशेष रूप से जाइलम, ठीक है। पानी जो है विशेष रूप से जाइलम के थ्रू जाता है, हमको पता है। जाइलम एक्स वाटर को फ्लो कराता है प्लस मिनरल को फ्लो कराता है, और फ्लोएम पी से फूड का ट्रांसपोर्ट कराता है। फ से फ्लोएम, फ से फूड, है ना। तो बेसिकली फ्लोएम जाइलम के थ्रू पानी और वाटर और मिनरल ऊपर जाएगा, ठीक है। नाउ एक्सपेरिमेंट किया गया। कौन सा एक्सपेरिमेंट? एक मतलब ये पता करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया कि भाई पानी जो है जाइलम के द्वारा ही जाता है या फ्लोएम के द्वारा जाता है। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट करा गया। इसमें क्या किया गया? एक ट्विग लेकर उसे कलर्ड वाटर इओसिन सॉल्यूशन, कलर्ड वाटर क्या है? इओसिन सॉल्यूशन है। आपने एक्सपेरिमेंट करा होगा तो पता होगा आपको। इओसिन सॉल्यूशन कौन से कलर का दिखता है? एकदम गाढ़ा लाल, ठीक है, मैरून कलर का दिखता है। तो उस कलर्ड वाटर में किसको रख दिया गया? एक ट्विग को। ट्विग मतलब एक तने को जिसमें फूल है, सफेद कलर का फूल है, ठीक है। सफेद कलर का ऐसे एक फूल है और इसका छोटा सा ऐसा तना है, ठीक है। ऐसे कट करके यहां से इसको क्या कर दिए? एक कलर्ड वाटर में, जिसमें कौन से कलर का पानी है? लाल कलर का पानी है, ठीक है। लाल कलर का पानी है, इसमें रख दिए। और क्या देख रहे हैं कि कुछ दिनों बाद ये जो फूल है वो लाल कलर का हो जाएगा। कैसे? क्योंकि इस तने के द्वारा ये जो लाल कलर का पानी है वो एब्जॉर्ब किया जाएगा और ऊपर भेजा जाएगा, ठीक है। एब्जॉर्ब करके ऊपर भेज दिया जाएगा और ये तना भी थोड़ा लाल लाल सा दिखेगा। तो कहां से पानी ऊपर जा रहा है वही देख रहे हैं यहां पर। कुछ घंटे बाद ट्विग के कट एंड को एग्जामाइन करने पर कलर्ड रीजन दिखता है। मतलब यहां पर इस रीजन को जब हम देखते हैं ना, ये जो कट रीजन है, ठीक है, ये जो कट रीजन है इसको जब देखेंगे तो ये रेड कलर का दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि पानी ऊपर गया है। ये यह बताता है कि वाटर का पाथ जाइलम से होकर जाता है, मतलब पानी जाइलम से होकर जा रहा है ऊपर की ओर, ये बता रहा है, ठीक है। दिस एक्सपेरिमेंट क्लियरली शोज दैट वाटर मूवमेंट इन स्टेम अकर थ्रू जाइलम, ठीक है। अब जब इसका हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब कट करके देखेंगे ना स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप में, तो जाइलम ही वो रेड कलर रहेगा, जाइलम ही रेड कलर का हुआ रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या बता रहे हैं हमें कि भाई जाइलम के थ्रू ही वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। कलर वाटर को ट्रांसपोर्ट करा के देखें तो जाइलम के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट हुआ है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ जाते हैं। देखो रूट प्रेशर क्या होता है? रूट के द्वारा लगाया गया प्रेशर। बेसिकली जब सॉइल से आयन एक्टिवली रूट के वेस्कुलर टिश्यू में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं तब
वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बनता है, ठीक है। वाटर जाइलम में मूव होकर पॉजिटिव प्रेशर पैदा करता है जिसे रूट प्रेशर कहा जाता है। मतलब देखो इस डायग्राम से वही चीज समझने को मिलेगा आपको, ध्यान से समझना। ये कलर नहीं, ये कलर लेते हैं, ठीक है। यहां पर पहले हम क्या किए हैं, एनर्जी लगाते हुए एक्टिवली हम लोग कुछ सॉल्यूट को ट्रांसफर अंदर भेज दिए। अब अंदर कुछ सॉल्यूट अंदर चले गया तो पानी कम हो गया, पानी फिर बाहर से अंदर जाएगा डिफ्यूजन से बिना एनर्जी लगाए, क्योंकि पानी ज्यादा से कम की ओर जाएगा तो पानी अंदर गया। अब यहां पर पानी ज्यादा हो गया तो ये ऊपर भेजेगा पानी को, मतलब रूट के द्वारा प्रेशर लगाया जा रहा है, तो यही क्या है, रूट प्रेशर है, ठीक है। यही क्या है, रूट प्रेशर है। नाउ एक्सपेरिमेंट टू डिमोन्स्ट्रेट रूट प्रेशर। अब रूट प्रेशर को भी समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। जब सॉफ्ट स्टेम्ड प्लांट मतलब एक सॉफ्ट स्टेम्ड प्लांट हम लोग को चुनना है, मतलब ऐसा प्लांट चुनना है जिसका जो तना है वो सॉफ्ट होता है, एकदम नरम। दिन जब वातावरण में नमी अधिक हो, ऐसा दिन जिस दिन वातावरण में थोड़ी नमी है, मतलब बारिश का दिन ले लो, ठीक है, नमी है। अब स्टेम को बेस के पास क्षैतिज रूप से शार्प ब्लेड से कट करें, ठीक है, मतलब एक स्टेम लिए और नीचे से यहां पर से इसको कट कर देना है, ठीक है, कट कर दिए। फिर सुबह सुबह कट एंड पर सॉल्यूशन के ड्रॉपलेट दिखाई देते हैं। यहां पर सुबह सुबह ना कट एंड पर क्या दिखेगा हमको पता है, ऐसे सॉल्यूशन का मतलब ड्रॉपलेट हमको दिखाई देगा। यह ड्रॉपलेट पॉजिटिव रूट प्रेशर के कारण होता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, कुछ मिस्टेक नहीं है, समझना आप, ठीक है। एक पौधा है, ये है हमारा क्या, जमीन, सॉइल, ठीक है। अब यहां पर नीचे तो हमको पता है कि रूट रहता है नीचे, ठीक है, नीचे क्या रहता है, रूट, ये रूट है ऐसे, ठीक, रूट, और ऊपर क्या रहेगा, तना रहेगा ऊपर, ठीक है, ऐसे तना रहेगा, ये, ठीक, ये पौधा। अब भाई हमको क्या करना है पता है, छोटा सा प्लांट लेना है, छोटा सा एक सॉफ्ट स्टेम प्लांट लेना है, मतलब एकदम मोटा वाला पौधा नहीं, छोटा सा ग्रास, घास को ले लो। अब क्या करना है पता है, यहां पर ना एक दिन सुबह सुबह देखना, जिस समय गर्मी रहेगा, नमी रहेगा एकदम, तो सुबह सुबह क्या करना, ब्लेड को लेके जाना और यहां से ऐसे इस पौधे को कट कर देना, कट कर दिए, है ना, थोड़ा ऊपर से कट कर देना, थोड़ा ऊपर ना, एकदम भी ऊपर नहीं, थोड़ा ऊपर, यहां से ऐसे कट कर दो। कट करने पर ना यहां पर थोड़ी देर बाद जब देखोगे ना तो वाटर के ड्रॉपलेट आपको यहां पर थोड़े थोड़े दिखाई देंगे, यहां पर इस कटे हुए पार्ट में, यहां पर ऐसे, अब कट कर दिया और हटा दिए तो यहां पर ना हमको क्या दिखाई देगा पता है, थोड़ा थोड़ा वाटर का ड्रॉपलेट हमें दिखाई देगा, जिससे क्या पता चल रहा है कि नीचे से पानी ऊपर भेजा जा रहा है। क्या पता चल रहा है कि नीचे से पानी को ऊपर भेजा जा रहा है, नीचे से पानी को ऊपर भेजा जा रहा है, तो यही तो है रूट प्रेशर, रूट के द्वारा पानी को ऊपर भेजा जा रहा है, ठीक है। रबर ट्यूब लगाकर एक्सुडेशन का रेट और कंपोजिशन निर्धारित किया जा सकता है, ठीक है। रबर ट्यूब यहां पर लगाओ और यहां से कितना पानी आ रहा है उसको पता किया जा सकता है, ठीक है। ये एक्सुडेशन क्या होता है अभी हम लोग आगे बात करेंगे, है ना। देखो कंडीशन दैट फेवर रूट प्रेशर, अब कौन कौन से कंडीशन है जिससे कि रूट प्रेशर अच्छे से हो सकता है, मतलब रूट प्रेशर पॉजिटिव तरीके से वो रहेगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, लो इवोपोरेशन एंड लो ट्रांसपिरेशन, लो इवोपोरेशन एंड लो ट्रांसपिरेशन मतलब कि पानी का लॉस कम हो रहा है। ट्रांसपिरेशन क्या करवाता है, ट्रांसपिरेशन वाटर लॉस करवाता है, ठीक है, मतलब कि पौधे से पानी को बाहर भेजा जाता है वातावरण में। तो अगर वातावरण में पानी को नहीं भेजा जा रहा है, मतलब पौधे में पानी अभी पर्याप्त मात्रा में है, और पौधे में अगर पानी पर्याप्त मात्रा में है तो अभी पौधे को पानी की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर पानी को क्या किया जाएगा, अगर पानी को पौधे से बाहर जल्दी जल्दी भेजा जाएगा, उस केस में पानी जो है पौधे में जल्दी जल्दी इंटर करेगा रूट से, ठीक है। तो लो इवोपोरेशन अगर होता है और लो ट्रांसपिरेशन होता है, इस केस में वाटर प्रेशर क्या रहेगा, लो रहेगा, क्योंकि वही है ना भाई, पानी नीचे से ज्यादा ऊपर भेजना ही नहीं है क्योंकि ऊपर पानी की कमी नहीं पड़ रही है, ठीक है। हाई एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, ठीक है, हाई एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है कि बाहर पानी, जो वातावरण में पानी बहुत ज्यादा है, उस केस में प्लांट से पानी को बाहर आने की जरूरत नहीं है, तो पानी प्लांट में एब्जॉर्ब होकर, मतलब पानी प्लांट में अच्छे से रिजर्व होकर रहेगा।
अब प्लांट में पानी बहुत सारा है, तो मिट्टी से पानी को पौधे में जाने की जरूरत नहीं है, मतलब रूट को काम ही नहीं करना है अभी, ठीक है, तो रूट प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है। फिर रूट प्रेशर लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग में एक्टिव रहता है, ठीक है। रूट प्रेशर जो है ना सुबह सुबह और लेट नाइट में ज्यादा एक्टिव रहता है, ये बोल रहा है। आप सुबह सुबह देखोगे ना, तभी आपको ह्यूमिडिटी जब बाहर ज्यादा रहेगा तभी आपको ना तने में पानी दिखाई देगा जब कट करोगे तो, ठीक। ये रहा। नाउ एप्लीकेशन ऑफ रूट प्रेशर, रूट प्रेशर के क्या क्या एप्लीकेशन है इसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक। कौन कौन से एप्लीकेशन है रूट प्रेशर के, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। एप्लीकेशन ऑफ रूट प्रेशर, स्मॉल हाइट तक वाटर को स्टेम में ऊपर पुश करने में मदद करता है, बिल्कुल पानी को जड़ से थोड़े हाइट तक स्टेम में भेजने में मदद करता है। दूसरा, गटेशन और एक्सुडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। गटेशन मतलब पत्तियों के कोर में ना पानी ड्रॉप के फॉर्म पे बाहर निकल जाता है। जब आप सुबह सुबह देखोगे नमी के दौरान, मतलब जो एकदम छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, छोटे छोटे पौधे, पौधे मत बोलो, ग्रास बोलो, घास। तो जब शीतलहर चलते रहता है, शीतलहर मतलब शीतकालीन का टाइम होता है, अभी ठंड का दिन देखो, तो सुबह सुबह पूरा हर एक पत्तियों में से पानी झड़ते रहता है, पत्तियों के कोर से। कौन से पत्तियां? घास की पत्तियों से। तो वो पानी जो पत्तियों के कोर से झड़ रहा है ना, वो क्या है? गटेशन है। और एक्सुडेशन भी ऐसा ही कुछ होता है, इसको भी आगे हम पढ़ेंगे। एक्सुडेशन में भी वाटर का लॉस होता है। तो इन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? रूट प्रेशर। रूट प्रेशर की वजह से ही पानी ऊपर जाके लॉस हो रहा है। वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को एक छोटा सा पुश प्रदान करने में मदद करता है, मतलब पानी को पौधे में ऊपर भेजने में थोड़ा सा मदद करता है ये, ठीक है, पुश करने में थोड़ा सा, क्योंकि रूट प्रेशर जो है पानी को ज्यादा ऊपर तक नहीं भेज पा रहा है, थोड़ा सा ही ऊपर भेज रहा है। बाकी प्लांट में पानी को पूरा ऊपर ले जाने के लिए ट्रांसपीरेशन पुल मदद करता है। ये ट्रांसपीरेशन पुल क्या है? ट्रांसपीरेशन की वजह से पत्तियों में पानी की कमी होती है, जिसकी वजह से पत्तियां नीचे से पानी को खींचता है, ठीक है। फिर ट्रांसपीरेशन द्वारा जनरेट इनॉर्मस टेंशन से टूटने वाली वाटर कॉलम को जाइलम में रीस्टेब्लिश करने में मदद करता है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि पत्तियां ऊपर से पानी खींचते रहती है, लेकिन कभी कभी पानी को वो खींच नहीं पाती है, मतलब वो जो कंटिन्यूटी है ना वो टूट जाता है। जैसे आप देखते होंगे, क्या बताऊं एग्जांपल, हाँ, कहीं से, मतलब जैसे ये एक कुआं है या एक बकेट है या बाल्टी है, जहां से पानी को आप पाइप से ऐसे खींच रहे हो, ठीक है। अच्छा, कूलर का पानी, कूलर में जब मोटर चलते रहता है, पूरा पानी रहता है तो लगातार पानी ऊपर जाते रहता है, लेकिन जैसे ही पानी खत्म होता है तो इस पाइप में एयर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, पूरा पानी ऊपर नहीं जा पाता, पानी है ही नहीं, एयर मॉलिक्यूल आ गए, तो मतलब यहां पर पानी की कंटिन्यूटी कमी हो रही है, पानी की कंटिन्यूटी टूट रही है। तो इसी कंटिन्यूटी को न टूटे करके रूट प्रेशर मदद करता है, ठीक है। जब ऊपर से पानी को खींचा जा रहा है ट्रांसपीरेशन पुल के द्वारा, तो कभी कभी ट्रांसपीरेशन पुल खींच नहीं पाता है पानी को, तो उस केस में ये जो हमारा रूट प्रेशर है वो मदद करता है, चल भाई मैं तेरे को ऊपर भेज रहा हूं, जा, ऐसे करके, है ना। नाउ कुछ फैक्ट्स रूट प्रेशर के लिए, जैसे रूट प्रेशर टॉल ट्रीज में वाटर मूवमेंट में मेजर रोल नहीं निभाता, क्योंकि रूट प्रेशर की वजह से पानी बहुत ज्यादा ऊपर तक नहीं चढ़ पाता है। तो जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनमें रूट प्रेशर उतना ज्यादा मदद नहीं कर पाता पानी को ऊपर भेजने में, ठीक है। रूट प्रेशर मेजोरिटी वाटर ट्रांसपोर्ट एक्सप्लेन नहीं करता। वाटर ट्रांसपोर्ट को एक्सप्लेन करने के लिए रूट प्रेशर मेजर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। अधिकांश प्लांट्स अपनी वाटर डिमांड ट्रांसपीरेशनल पुल से पूरी करती है, मतलब जो पौधों में, पौधे नहीं बोलूंगा, ट्रीज में, बड़े बड़े पेड़ों में क्या होता है, पानी को पूरा ऊपर ले जाने के लिए ट्रांसपीरेशन पुल का मेन रोल होता है। रूट प्रेशर तो सिर्फ रूट में ही पानी को ऊपर भेजता है, ज्यादा ऊपर तक नहीं भेजता, तो रूट प्रेशर उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बाकी ट्रांसपीरेशन पुल ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है पानी को पूरे पेड़ के हर एक पत्तियों तक ले जाने में, ठीक है। अब आता है हमारा ट्रांसपीरेशन पुल, 3 स्लाइड और बचा फिर ये खत्म हो जाएगा। ट्रांसपीरेशन पुल में कुछ नहीं, यह एक नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है जो एरियल पार्ट्स में पानी के इवोपोरेशन होने से डेवलप होता है। यहां पर उस डायग्राम से हम लोग समझते हैं, ये रहा डायग्राम बताया हूं, ठीक है भाई। वातावरण में जब वाटर का पोटेंशियल कम हुआ, मतलब वातावरण में पानी की कमी हुई, तो पत्ती से पानी बाहर जाएगा क्योंकि पत्ती में पानी ज्यादा है, ठीक है। अब
यहां से पानी उधर गया तो पानी यहां पर कम होगा, यहां पर ज्यादा है तो यहां से फिर इधर जाएगा, फिर यहां पर पानी ज्यादा है यहां से इधर, फिर ये इधर से बुला लेगा, फिर यहां से ऐसे बुला लेगा, मतलब कि ये ना खींचते जा रहा है। तो यही क्या है, पुल है। पुल मतलब खींचना, और ट्रांसपीरेशन होने की वजह से ये पुल हो पा रहा है, इसीलिए इसको ट्रांसपीरेशन पुल कहा जाता है। ठीक है, ये रहा। तो ट्रांसपीरेशन पुल एक नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक, हाइड्रोस्टेटिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पानी की बात की जा रही है, पानी की वजह से नेगेटिव प्रेशर लग रहा है। ठीक है, इसी कारण वाटर का एसेंट्स ऑफ सैप इन प्लांट्स काफी हाई होता है। ठीक है, इसी कारण वाटर का एसेंट ऑफ सैप इन प्लांट काफी हाई होता है, करीब 15 मीटर पर आवर। मतलब कि इसी ट्रांसपीरेशन पुल की वजह से ना पानी जो है 15 मीटर तक ट्रेवल कर जाता है 1 घंटे में। हमने देखा था डिफ्यूजन में वाटर जो है क्या कितना ट्रांसपोर्ट हो रहा था पता है, डिफ्यूजन की वजह से 50 माइक्रोमीटर इन 2.5 सेकंड, मतलब कि एकदम स्लो प्रोसेस था। लेकिन यहां पर ट्रांसपीरेशन पुल में वाटर का ट्रांसपोर्ट 15 मीटर तक ट्रांसपोर्ट हो जाता है 1 घंटे में। डिफ्यूजन की वजह से कई दिन लग जाएंगे ऊपर पहुंचने तक पानी को, लेकिन 1 घंटे में 15 मीटर तक ट्रांसपोर्ट हो जाता है ट्रांसपीरेशन पुल की वजह से पानी, है ना। वाटर मुख्य रूप से इसी ट्रांसपीरेशन पुल द्वारा ऊपर खींचा जाता है। इस फिनोमिनन को कोहेशन टेंशन ट्रांसपीरेशन पुल मॉडल कहा जाता है। ठीक है, और डिक्सन जॉली द्वारा प्रस्तावित किया गया इस फिनोमिना को। ठीक है, मतलब यहां पर कोहेशन होगा, पानी के मॉलिक्यूल्स एक साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट होंगे, और टेंशन तो होगा ही। ठीक है, टेंशन मतलब तनाव, खिंचाव। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को खींचेगा, दूसरा तीसरे को, ऐसे एक साथ फिर पानी ऊपर चढ़ते जाता है। ठीक है, ये कहा जाता है। नाउ प्रॉपर्टीज इनेबलिंग वाटर ट्रांसपोर्ट, मतलब ये प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। सबसे पहला क्या आता है, कोहेशन, एधेशन और सरफेस टेंशन। ठीक है, तो कोहेशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कोहेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर वाटर मॉलिक्यूल के बीच म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है। ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से अट्रैक्टेड रहता है, दोनों एक दूसरे से जुड़ के रहना पसंद करते हैं, अलग अलग नहीं रहते। ठीक है, तो हर एक वाटर मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के रहते हैं और वाटर कॉलम की कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं। ठीक है, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे से जुड़ा, दूसरा तीसरे से, चौथा पांचवा, ऐसे। तो ये पूरा वाटर मॉलिक्यूल का मतलब वाटर मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर पूरा एक क्या बनाते हैं, वाटर कॉलम बनाते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं, ब्रेक नहीं होता ये। ठीक है, वाटर साथ में रहना पसंद करते हैं, बस यही। फिर एधेशन मतलब क्या, वाटर मॉलिक्यूल का पोलर सरफेस जैसे कि ट्रैकियरी एलिमेंट से अट्रैक्शन या अटैचमेंट। मतलब भाई हमको पता है कि वाटर जो है जाइलम के ट्रैकिड्स और वेसल से होकर गुजरता है, तो ट्रैकिड और वेसल की जो दीवार है ना, उनसे अटैच होते हुए, उनको सपोर्ट लेते हुए, उनसे जुड़ते हुए, उनसे एडहियर होते हुए ऊपर चढ़ता है पानी। जैसे ये है ट्यूब, तो यहां पर पानी ऊपर जा रहा है, पानी ना इधर से अट्रैक्ट होगा, इधर से, इधर से, ऐसे अट्रैक्ट मतलब अटैच हो होके सपोर्ट लेते लेते ऊपर जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं खुद से जाऊंगा, ऐसा नहीं, सपोर्ट ले लेके, जैसे आप भी कहीं चढ़ रहे हो ऊपर, तो दोनों तरफ दीवार रहेगा, तो दीवार का सपोर्ट लेते लेते ऊपर चढ़ोगे, वैसे ही पानी भी इस दीवार से अटैच हो होके जाता है। यह है एधेशन। और सरफेस टेंशन की बात करें तो लिक्विड फेज में वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे को अधिक अट्रैक्ट करते हैं, जिससे पानी टेंसाइल स्ट्रेंथ व कैपिलरिटी प्राप्त करता है। जब देखो पानी का सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा होता है, कैसे पता है, जब आप स्विमिंग पूल में जंप करते हैं तो आप ऐसा चित्ता जंप करोगे ना, एकदम सीधा फ्लैट, तो आपको धड़ाम से लगेगा, है ना, पूरा छाती पेट वेट सब दर्द करेगा, एकदम धड़ाम से लगेगा। लेकिन आप ऐसे सीधा जंप करोगे ना, सीधा मतलब क्या, मतलब ये है, मान के चलो स्विमिंग पूल, और आप हो ये ऊपर से ऐसे, आप ऐसे गिर रहे हो, तो आपको बहुत जोर से लगेगा। लेकिन अगर आप ऐसे गिरोगे तो आपको जोर से नहीं लगेगा, आप सीधा अंदर चले जाओगे। क्यों, क्योंकि यहां पर पानी का सरफेस एरिया है ये पूरा, और उसमें कुछ तनाव रहता है, टेंशन रहता है, तो आप ऐसे गिरोगे तो उस सरफेस टेंशन में जब आपका वो होगा, कांटेक्ट होगा, तो आपको जोर से लगेगा। लेकिन ऐसे जाओगे तो कम सरफेस एरिया कवर करेगा, तो उससे आपको ज्यादा जोर से नहीं लगेगा। ठीक है, तो वाटर का सरफेस एरिया भी बहुत ज्यादा होता है, जो कि उसको ऊपर भेजने में मदद करता है। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज के कारण वाटर में होता है, सॉरी, इन प्रॉपर्टीज के कारण वाटर में होता है, क्या क्या होता है,
हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब पुलिंग फोर्स सहने की एबिलिटी, ऊपर खींचने की जो एबिलिटी है उसको पानी सह लेता है, मतलब ऊपर से ट्रांसपीरेशन पुल जो है पानी को नीचे से खींच रहा है, मतलब ऊपर से खींच रहा है, तो पानी ऊपर की ओर जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि कोहेशन की प्रॉपर्टी होती है, एडेशन की प्रॉपर्टी होती है और वाटर सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी होती है। दूसरा, हाई कैपिलैरिटी या थिन ट्यूब में ऊपर चढ़ने की एबिलिटी, ठीक है, इनकी कैपिलैरिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत पतले से पतले ट्यूब से पानी क्रॉस हो जाता है, ठीक है, ये रहा। फिर अगर हम बात करते हैं ट्रांसपीरेशन पुल के मैकेनिज्म की, ठीक है, ट्रांसपीरेशन पुल के मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो बहुत आसान है, ध्यान से समझना। सबसे पहले स्टोमेटा से इवोपोरेशन होने पर सेल की सरफेस पर एक थिन वाटर फिल्म बनती है। यह फिल्म लगातार ब्रेक होकर पीछे के वाटर मॉलिक्यूल को खींचती है और एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर का कंसंट्रेशन कम होने के कारण वाटर लीफ से बाहर डिफ्यूज होता है। यह पूरी प्रक्रिया एक कंटिन्यूअस पुल बनाती है जिसे ट्रांसपीरेशन पुल कहा जाता है। मेजरमेंट से पता चलता है कि पुल इतना स्ट्रांग होता है कि 130 मीटर तक पानी जाइलम कॉलम को उठा सकता है, ठीक है, मतलब 130 मीटर तक पानी ऊपर चढ़ जाता है, इतना ज्यादा टेंशन होता है। 130 मीटर समझ रहे हो ना? हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो 100 मीटर का रेस होता था, कितना दूर होता था, है ना? तो 130 मीटर तक, सबसे लंबा पेड़ 130 मीटर का देखा गया है, 130 मीटर तक पानी ऊपर चढ़ सकता है, ठीक है। क्यों? इसी ट्रांसपीरेशन पुल की वजह से। मतलब बेसिकली स्टोमेटा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मैकेनिज्म, वो अगले लेक्चर में आपको समझ आ जाएगा जब हम ट्रांसपीरेशन पढ़ेंगे। तो बेसिकली स्टोमेटा पानी को बाहर भेज रहा है जिसकी वजह से इधर पानी की कमी, इधर पानी की कमी, इधर पानी की कमी, तो पानी को पीछे से वापस लिया जा रहा है, बस यही है और कुछ नहीं। ठीक, चलो अगला लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर रहेगा। अभी वाला जो लेक्चर है वो थोड़ा बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है और बहुत आसान से कॉन्सेप्ट और बच गए हैं। हम लोग अभी अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे पता है? ट्रांसपीरेशन के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे, जाइलम के स्टोमेटा के बारे में और पढ़ेंगे, और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वो थोड़ा और पढ़ लेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। काफी प्यारा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, मुझे भी पढ़ाने में मजा आ रहा है। मैं उम्मीद करूंगा आपको भी पढ़ने में थोड़ा मजा आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो थोड़ा बार बार देखो, कॉन्सेप्ट को समझो, बिल्कुल बहुत प्यारा चैप्टर है, ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।